हम कल किसी जगह पे थे और कुछ थॉट के लिए बोला था क्या, ये सिंपल देखने के लिए था? क्या था अपना? एक क्वेश्चन में बोला था आपको ट्राई करना है ना। यस यस यस, अभी याद है। आईआईटी कानपुर का कोई क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन में बोला था कि ट्राई करना, ऐसा कोई क्वेश्चन था। यस, क्या क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन क्या था? जितने भी लोग हैं, क्वेश्चन था आपके पास कि सब लोग अगर उस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मींस फेड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 4:1 इज सप्लाइंग पावर टू ए हाफ वेव अनकंट्रोल एसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर तो आप बना ही लोगे और प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 4 टाइम्स है। 4:1 का मतलब यही होता है। ये आपके पास है दिस। तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम सर्किट डायग्राम खुद ड्रॉ कर सकते हैं। दिस ये आ रही। ठीक, क्या था आपके पास? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 5 dB/2 का। ठीक है, ये था। तो आराम से क्वेश्चन को रीड किया हम कि क्या लिखा था। तो बोले 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मींस और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के कम होते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग 4 टाइम ज़्यादा है। is supplying power to a half wave uncontrolled AC to DC converter used for the charging a battery 12 volt DC with the series current limiting resistor being 19.04 ohm। ठीक है, तो ये आपके पास है 19.04 ओम और ये बैटरी वोल्टेज है 12 वोल्ट। बोला जा रहा है कि सर्किट का जो काम है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब हमको ये तो पता है कि ये तो RMS 230 वोल्ट है। RMS अगर 230 वोल्ट में इसका पीक वैल्यू भी निकाल सकता हूँ तो सेकेंडरी में पीक आ जाएगा। या फिर मैं RMS वोल्टेज निकालूँ कि सेकेंडरी वाइंडिंग का RMS वोल्टेज कितना होगा। यहाँ का अगर मैं बोलूँ कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग का RMS वैल्यू कितना होगा, ये RMS वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं, आपके पास ये 230 वोल्ट है और ये 4:1 है तो 4/1 इक्वल टू कितना हो गया? 230 अपॉन ये सेकेंडरी वाइंडिंग का RMS वैल्यू, ये ऐसा लिख दिए। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का RMS वैल्यू कितना हो गया? 230/4। तो ये हो गया आपके पास 115 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 57 सॉरी, हाँ 57.5। तो 57.5 वोल्ट जो है वो भैया RMS वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, हमको तो यही चाहिए। अब मैं बोलूँ कि जो हम VM बोलते रहते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर मैं बोलूँ कि VS इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, तो उसमें VM क्या होगा? पीक वैल्यू होगा। तो VM की वैल्यू कितना होगा? ये जो निकाले हो आप 57.5 इंटू कितना √2, तो ये वैल्यू कितना हुआ? 81.3 वोल्ट 31। तो ये VM की वैल्यू हो गई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि सेकेंडरी वाइंडिंग का पीक वैल्यू कितना है, तो 81.31 वोल्ट। आप बोल सकते हो कि सर क्वेश्चन अपना इतना सिंपल हो गया, मतलब वो फिगर जो था उसको फिर से चेंज कर लिए, ये अपने पास RE लोड हो गया और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो हम बोल रहे 81.31 साइन ओमेगा टी। दिस वन, ये RE R इक्वल टू 19.04। तो क्वेश्चन जो था वो इतना मैथमेटिकली सिंपल था कि हम चेंज करके ये लिख दिए, ये लो 12 वोल्ट्स दिस द फिगर। हमको RE लोड और ये पता था, बस कुछ नहीं था। वो लोग अब एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से ट्रांसफार्मर की कोई बात कर रहा है तो स्टेप अप स्टेप डाउन तो कर ही लेंगे यार, इतना तो प्रॉब्लम है नहीं। इतना तो एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो मेन ऑब्जेक्टिव अपना वहीं तक पहुंचना है कि VM साइन ओमेगा टी कितना है जो हम डायोड के सामने लगा के रखे। और बहुत ध्यान से बोला जाए, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बनाया जाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव कि भैया सेकेंडरी वाइंडिंग में VM साइन ओमेगा टी कितना है। तो थोड़ा सा 10-15 सेकंड का कैलकुलेशन या 10 to 15 सेकंड कैलकुलेशन, इतना तो अपन परफॉर्म कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो 81.31 साइन ओमेगा टी, R के लिए 19.04 और E की वैल्यू 12 वोल्ट है। कितना? अब ये तो वही केस हो गया कल वाला अपना, RE लोड है आपके पास, बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यूज करते हैं। क्या बोल रहे हैं अब ये बात करते हैं। लिखा है कि द चार्जिंग करेंट इज, क्या बोला है? द चार्जिंग करेंट एवरेज वैल्यू इन केस ऑफ RE लोड, एवरेज आउटपुट करंट इज रिफर्ड एज चार्जिंग करंट ऑफ द बैटरी। In case of RE load,
in case of RE load, average output current is referred as charging current of battery. In case of RE load, in case of RE load, in case of RE load, average output current is referred as charging current of battery. थॉट में क्या चाहता हूं कि हम इस बात को भूल जाए कि हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे पास कोई रिजल्ट है, कोई रिजल्ट नहीं हमारे पास। हम मानते हैं कि 1 महीने बाद अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो 1 महीने तक नहीं पढ़े तो सिंपल है यार, करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आरई लोड आपके पास और एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। इतना तो मेरे को क्लियर है कि देखो 12 वोल्ट है, आपको पता है कि आरई लोड है, तो हमको इतना चाहिए कि साइनसोइडल सिग्नल है। तो हम अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर रखें, बहुत ज़्यादा ऐसा जरूरत नहीं कि बहुत फिगर ड्रॉ करें, बट बेसिक हम बात कर रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए। हमको कंसेप्ट ये कहता है कि ये वीएम जो है वो पीक वैल्यू यार, जिसकी वैल्यू कितना है 81.31 वोल्ट। आपको पता है कि बैटरी वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, तो ये बैटरी वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट होगी। अब 12 वोल्ट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो θ1 लिखते हैं अपन लोग नॉर्मली, ये 12 वोल्ट होगी। ये जो θ1 है इसकी वैल्यू तो चाहिए रहेगी भैया, नहीं अगली वैल्यू पाई माइनस θ1 होता है, ये भी अपने को पता है, फिर ये पाई होता है। मैं बोल रहा हूँ θ1 की वैल्यू कितनी होती है, तो Vm साइन ओमेगा टी, साइन θ1, ये θ1 की वो वैल्यू है जिसके बैटरी वोल्टेज के बराबर होता है, इसलिए θ1 को हम बोलते हैं साइन इनवर्स E बाई Vm। तो आप कैलकुलेटर, जो वर्चुअल कैलकुलेटर होगा उसमें आप साइन इनवर्स करेंगे, क्योंकि हर नंबर तो नहीं पता होगा यार, साइन इनवर्स का नंबर कैसे पता चलेगा कि 12/81.31, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको बिना कैलकुलेटर के आंसर बताओ। तो यहाँ से θ1 निकलेगा, तो कितना डिग्री निकला 8.486 डिग्री, 8.486 डिग्री। तो वर्चुअल कैलकुलेटर अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हो तो फिर आपको क्लियर है, ऐसा ना हो कि वर्चुअल कैलकुलेटर कम यूज करते फिर डिग्री रेडियन में आप घूम रहे। तो वर्चुअल कैलकुलेटर, ऐसा ही बोल रहा हूँ, पूरे दिन भर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि नवंबर में स्टार्ट करो, दिसंबर में स्टार्ट करो वर्चुअल कैलकुलेटर, ये मिस्टेक होगी बहुत बिग। एटलीस्ट आपको आज की डेट में तो पता होना चाहिए, मतलब दिन में आप 2 बार 10 बार यूज करते सफिशिएंट है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे बाद में अपन। लेकिन आज हम 0 पे है और दिसंबर में सीधे स्टार्ट करेंगे, ये गुड बात नहीं होगी। मतलब एटलीस्ट आज सबको ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल कैलकुलेटर की लिमिटेशन क्या है। मतलब मेरे को यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज पता होना चाहिए कि वर्चुअल कैलकुलेटर में क्या नहीं हो पाएगा जो आपके प्रोग्रामिंग केसीयू के कैलकुलेटर में होता है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो वही रहने वाला है। ठीक है, चलो ये निकल गया, तो ये हमको पता है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मेरे को अगर आउटपुट करंट की बात करना है, क्योंकि मैं वोल्टेज में नहीं जा रहा, मैं करंट में चला गया। मेरे को पता है कि इसके पहले आपके पास जो होगा करंट 0 होगा और पाई माइनस θ1 तक ये होगा, ये सिर्फ करंट की बात कर रहे थे। तो सर कितना होगा 0 यार, दिस ये इसके पहले 0 फिर ये 0, अगला वैल्यू जो होगा 2 पाई प्लस θ1 पे आएगा, जहाँ से फिर से आपके पास होगा ये दिस 2 पाई प्लस θ1, 3 पाई माइनस θ1। तो क्या होता है कि मैं चाहता ये हूँ, कॉपी में अगर आप पलट लोगे और आप वहाँ से देख लोगे कि क्या किए थे, तो वो एग्जाम में कैसे होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप 12 वोल्ट से कम दे रहे थे तो 12 वोल्ट डोमिनेट कर रहा था, डायोड का एन जो होगा वो 12 वोल्ट पे, इनपुट तो छोटा है अभी 12 से, तो डायोड ऑफ होगा, डायोड ऑफ होगा, करंट 0 फ्लो होगा। अभी वैसे भी आप करंट के लिए बात कर रहे हो, कोई पूछ तो करंट के लिए रहा है, अब एग्जाम में जो पूछ रहा है वही बात करोगे, थोड़ी तो आप 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन करोगे, कोई थोड़ी सप्लाई पावर फैक्टर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। जो आप हम जब पढ़ रहे हैं हम तो 1-1 घंटे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पूरे पैरामीटर की बात कर रहे हैं। एग्जाम में तो आपको थॉट जो पूछा है वही पहुंचना है ना डायरेक्ट, और क्या करोगे। ठीक है, करंट 0 है, जैसे आप 12 से ज्यादा इनपुट दोगे डायोड ऑन हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, तो आपको पता है कि कितना करंट फ्लो होगा, ये वीएस अगर है, ये वीएस है। जब भी डायोड ऑन होगा, जब भी डायोड ऑन होगा तो वीएस की वैल्यू क्या होगी सर, वीएस की वैल्यू होगी आई नॉट आर प्लस ई सर। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट की वैल्यू होगा सर वीएस माइनस ई बाई आर, मतलब वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर, दिस वन, दिस द वैल्यू ऑफ आई नॉट। लोड करें इतना ही है, एवरेज नहीं, लोड करें नॉर्मल। जब भी डायोड ऑन होगा तो डायोड या तो ऑन होगा तो ऑफ होगा। ऑफ में अच्छी बात है कि करंट 0 फ्लो होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे ऑफ है यार, तभी तो करंट 0, यहाँ पे ऑफ सर, ये ऑफ। टाइम पीरियड की बात करूँ तो θ1 से अगर देखना चालू करोगे तो टाइम पीरियड कितना दिख रहा है 2 पाई, टाइम पीरियड दिख रहा है। वैसे भी हाफ रेक्टिफायर पढ़ रहे कोई प्रॉब्लम है नहीं, टाइम पीरियड इज 2 पाई। तो कोई मेरे को बोले कि मेरे को एवरेज वैल्यू निकालना है, तो मैं बोलूँगा कैपिटल आई नॉट लिख लेते, कैपिटल आई नॉट टाइम पीरियड 2 पाई, 1/2 पाई लिख लो, इंडिकेशन 0 से 2 पाई लिख लो, और आई नॉट डी ओमेगा टी लिख लो। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, एरिया अपॉन टाइम पीरियड।
अब दुनिया में बिना इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन का कोई एवरेज वैल्यू निकाले ऐसा तो कोई भी नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया एरिया सिर्फ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर का पता होता है। इस ये जो साइनसोइडल दिख रहा है इसका कोई एरिया इसको देख के बता दे, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में। बिना इंटीग्रेशन के कोई आंसर दे ही नहीं सकते। जहां जहां पर रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर रहते हो पूरे लोग उसका एरिया जानते हैं। तो इंटीग्रेशन ही एक ही तरीका है, ये लिखा मैं। अब एवरेज आउटपुट करंट निकालना था। हाँ, ये जरूर बात है कि अपने को पता है कि एवरेज आउटपुट करंट तो चार्जिंग करंट। हाँ, अब इंटीग्रेशन लिखना है सर, θ1 से लिखते हैं सर पाई माइनस θ1 तक लिख लो भैया। फिर पाई माइनस θ1 से 2 पाई प्लस θ1 तक तो जीरो है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। आई नॉट की वैल्यू क्या है? आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट माइनस ई बाई आर, या वी एस माइनस ई बाई आर, या वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर। आपकी चॉइस है कि ई आर वी एम सब लिखना है कि नहीं। आपको लगता है कि नहीं लिखते सर, जब जरूरत पड़ेगा तब लिख लेंगे, कुछ देर की तो बात है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सोचने का तरीका इतना अच्छा रहे, एक समय के बाद जब हमारा सोचने का तरीका अच्छा होगा तो ये सब जो लिखा ये सब दिखेगा सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए, और आप यहां से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस की बात है। लेकिन आप रिजल्ट पे बार बार जाओगे तो वो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हजारों केस हो सकते हैं। तो आप थॉट में जाओ, आप वर्किंग में जाओ, थॉट और वर्किंग में जाओ आप कि क्या हो रहा है करके। तो मेरे को ना वो नहीं चाहिए कि कॉपी में मैं पूरे केसेस बता दिए और कॉपी बहुत बार रिवीजन कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि सब पता कर ले। नहीं भैया, ये फिगर है आपके पास, बस नथिंग एल्स, यही है बस। कॉपी में है क्योंकि नोट्स है वो, यही है अपने पास। अपने को इसी पे फोकस करना है। नोट्स को रिवीजन इसलिए नहीं करना है कि क्या क्या हर केस में होने वाला है, वो तो इसलिए कि कुछ जरूरत पड़े तो यूज करो उसको। आप खुद को बातें करते आना चाहिए कि यार बैटरी वोल्टेज से कम होगा तो क्या होगा, बैटरी वोल्टेज से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हो क्या रहा है, ये अपने से खुद बात करते आना चाहिए। फिर अपन ये मैथ्स चालू करेंगे, अगला स्टेप अपना मैथ्स है। मैं बोल रहा हूं अगर उनको सॉल्व करना ही है, 1/2 पाई आर हो गया, आर की वैल्यू पुट कर देंगे जब जरूरत पड़ेगा 19.04, क्या प्रॉब्लम है। अब बचा आपके पास ये, तो सर माइनस वी एम कॉस ओमेगा टी हो गया, इंडिकेशंस बिल्कुल। प्लस भी लिख सकता हूं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर दूंगा। कभी कभी लोग इतने फास्ट करते हैं कि इस वाले को प्लस ही लिख लेते हैं, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, उस केस में लिमिट ही चेंज कर लेते हैं। तो चॉइस तो अपनी है, मैथ्स तो बचपन से हम ही पढ़ रहे हैं। ये माइनस ई है, अब माइनस ई को चेंज नहीं किया तो फिर अपर लिमिट पाई माइनस θ1 आ गया, इंटीग्रेशन पुट कर दिया ओमेगा टी की जगह पे, और माइनस θ1 चेक करना अपना। ये दिस क्या ही प्रॉब्लम है, कोई थोड़ी आरएमएस है जो स्क्वायर है। तो नॉर्मल नंबर 11 क्लास का बच्चा मैथ्स कर ही सकता है इतना। तो जो ई वाला रहता है वो तो बड़ा सिंपल रहता है, जो वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है। तो और साइन का इंडिकेशन माइनस कॉस थीटा, प्लस लगा दे तो मैं अपर लो लिमिट पुट कर दिया। थोड़ा सा बस मैं वैल्यू पुट करने में बिलीव इसलिए नहीं करता क्योंकि वैल्यू पुट करने से आपका फोकस चेंज हो जाता है। आप ये भी फोकस करो, कितना है सर, वी एम कॉस थीटा। हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि हम पढ़ चुके हैं, तो आपको एक एडवांटेज है कि कॉस 180 माइनस थीटा, ज्यादा देर सोचना नहीं पड़ा और आप बोले माइनस कॉस थीटा। अगर प्लस कॉस थीटा कर दोगे तो जीरो हो जाएगा पहला टर्म। तो चलो ये पढ़ने का एडवांटेज है कि अपने को पता है करके कि ये क्या होने जा रहा है, वी एम कॉस थीटा, सॉरी वी एम कॉस θ1 ही होने जा रहा है। ये अगर माइनस कर दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपने को पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना आ गया। इधर का कितना आ गया सर, माइनस अगर आप ई रखना चाहते हो तो पाई माइनस 2 θ1। तो आपको कितना पता चला सर, कैंसिल आउट तो ना यहाँ होता है ना वहाँ होता है। तो ये पढ़ने का एडवांटेज है। तो इससे क्या होता है, स्पीड बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि भाई हम तो पढ़े थे तब भी ऐसा हुआ था, कैंसिल आउट कहाँ से होगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस कम हो गए, स्पीड बढ़ गई। ऐसा नहीं कि हम इसको याद करें, बट सॉल्व करते करते हमको पता ना कैंसिल आउट नहीं हो रहा है करके, तो एग्जाम में भी नहीं होगा। अब हो गया सॉल्व, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, एवरेज आउटपुट करंट का 1/2 पाई आर है, 1/2 पाई आर है, 2 वी एम कॉस θ1, ठीक है, माइनस ई है पाई माइनस 2 θ1। अब प्रॉब्लम ये कि कई बार तो मैं देखा हूं कि लोग आंसर आ गया उनका, लेकिन इसके बाद जो पुट करना है एग्जाम में वो गलत हुआ। मतलब ऐसे लोग अगर 1000 लोग हैं जिनका ये आंसर आ गया, लेकिन अब इसके बाद तो अब आंसर पुट करना ना एग्जाम में, तो 1000 में से पूरे 1000 लोग सही नहीं पुट करेंगे, जबकि इसके आगे वाला काम सिर्फ डेटा पुट करना है एग्जाम में। इसके बाद जितने लोग पुट करेंगे उसमें यकीन मानिए सिर्फ 300 लोग सही पुट करेंगे और 700 लोग गलत। मतलब ये बड़ा ही मतलब दुर्भाग्य है कि यहां तक पहुंचने के बाद 700 लोग अगला नंबर सही पुट नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन से रेडियन और डिग्री में कंफर्टेबल नहीं बहुत सारे लोग, पता नहीं क्यों। जबकि होना क्या चाहिए कि आई नॉट की वैल्यू निकालना है सर, क्या ये सर 1/2 पाई, पाई वैल्यू मतलब 3.14, आर की वैल्यू 19.04, ये हो गया 2 वीएम, वीएम कितना है 81.31 इंटू कॉस θ1
अब θ1 में तो डिग्री पुट करोगे यार, 8.4 कितना था, 8.486 डिग्री लिखो यार कॉस में, माइनस ई 12 था सर, फिर ये पाई की वैल्यू अगर आप पुट कर रहे हो तो ये आपके पास 3.14 सर, ये -2। अब θ1 थोड़ी वाला पुट कर दोगे यार, अभी तो पुट किया सर 8.486, तो बात तो इतनी है ना कि 8.486 अगर आप पुट कर रहे हो तो ये गलत है। क्यों? अरे रेडियन के साथ थोड़ी डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, रेडियन है पाई, इसका मतलब है कि इसको अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 ये किए, तो ये डिग्री कैंसिल आउट होगा। अब सही है, ये रेडियन बन गया। अब π/180 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाता है, रेडियन बन जाता है। इसको बोलते हैं 57.3 से डिवाइड करना किसी भी डिग्री को, तो अपने आप रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बचपन की चीज है जो लोगों के, आज तक लोगों को डर लगता है इन सब चीजों से, और जब फ्यूचर दाव पे होता तो और भी डर लगता है। इसलिए बोला कि 1000 लोग वहां तक पहुंच गए, और दुर्भाग्य हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि उसके बाद से लेके यहां तक पुट करने में एटलीस्ट 900 लोगों का सही होना चाहिए था, लेकिन सही सिर्फ 300 लोगों का होता है, सिर्फ डेटा पुट करने में। तो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट ना इस पर फोकस ही नहीं करता, उसको लगता है कि आज गलत होगा एग्जाम में सही होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं आज गलत होगा तो एग्जाम में तो 100% ही गलत होने वाला है, श्योर है। तो स्टूडेंट इसमें मेहनत नहीं करता है, कोई एफर्ट नहीं है इसमें, जबकि उसकी प्रॉब्लम यहां तक पहुंचना एक तो बड़ी बात है, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम यहां से और स्टार्ट होती है। और ये कंसेप्ट नहीं है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये यहां से यहां तक कंसेप्ट कैसे हुआ। तो अगर आप यहां से यहां तक मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत खराब लगेगा जिंदगी में, कई बार, सालों तक, 20 साल 25 साल 30 साल तक, कभी भी याद आएगा आपको कि कैसी कैसी चीजों में मिस्टेक की, क्योंकि यहां पे कोई मेहनत नहीं था। ये गलती नहीं होना चाहिए। अब क्यों होता है? पहला चीज, वर्चुअल कैलकुलेटर आप जिंदगी में इतना कम यूज किए। दूसरा, कॉन्फिडेंस की कमी, फियर, फेलियर का फियर, अच्छा ना कर पाने का फियर, उसकी आप तो 1000 में से 300 से ज्यादा सही कर ही नहीं सकते, जबकि डेटा ही पुट करना है। हाँ, मेरे को लगता है कि अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पाए तो भी मेरे को खराब नहीं लगता कि मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाया, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बना। इतना खराब नहीं लगेगा जिंदगी में भाई। अब हम उतने अच्छे स्टूडेंट ही नहीं थे कि हम यहां तक पहुंच पाए, तो हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है, कम आता था जिंदगी में, उतना खराब नहीं लगता, जिंदगी आराम से चल जाएगी। एटलीस्ट गिल्ट फील नहीं होता है ना वाला चीज का। यहां पहुंचने के बाद यहां ना पहुंच पाना तो सबसे बेकार है। आंसर अब हाँ बताओ। 1.059 हमेशा ट्राई करो 3-4 डिजिट का, इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो गया। एम्पियर ना, एम्पियर, इतना आपके पास आंसर आ गया। देखो तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे पुट करने की कोशिश नहीं करता, मैं आराम से लाता हूं। लाने के बाद में वर्चुअल कैलकुलेटर तो मैं ऐसे ही लिखना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर पहले तो जब प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर था लोग फटाफट पूरा डेटा पुट कर देते थे। प्रोग्रामिंग आपका कैसीओ कैलकुलेटर है, वर्चुअल कैलकुलेटर में तो इतना सारा वो मेमोरी तो है नहीं उसके पास कि वो पूरा सेव कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ऐसा तो कुछ कर नहीं पाएगा। बेसिक ये वो था वर्चुअल कैलकुलेटर आपके पास। तो जो लोग बहुत मैनुअल कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं वो एडवांटेज में रहते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर। वर्चुअल कैलकुलेटर का बिग एडवांटेज ये है कि मैनुअल कैलकुलेशन में जो लोग रहते हैं, और कुछ लोग तो मैनुअल कैलकुलेशन इतना अच्छा करते हैं कि जब एकदम मजबूरी होती तभी उस वर्चुअल कैलकुलेटर को टच करते हैं, उसके बिना तो लोग मैनुअल कैलकुलेशन पे बहुत मतलब बिलीव करते खुद के। तो बहुत ही अच्छी बात है। आई होप ये इतना क्लियर हुआ आपको। तो मैं चाहता हूँ कि थॉट हमारा ऐसा है, कोई भी क्वेश्चन बहुत फास्ट एंड कर लेंगे। अगर हम कॉपी के नोट्स देख देख के रिजल्ट यूज करेंगे तो इज नॉट गुड। तो आप प्रैक्टिस, पावर टाइम्स का प्रैक्टिस वाला पार्ट ये है कि सब लोग बहुत फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, लोग वर्किंग से थोड़ा डरते हैं, जबकि वर्किंग में रहना चाहिए, वेव फॉर्म बनाना चाहिए। कौन सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जितना आप ऐसे अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे आपका डर खत्म होते जाएगा, और इवन आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप वही पहुंच जाओगे जहां पे आपको चाहिए था, कुछ बिना कुछ किए, मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन। सब लोग क्या करते हैं, एवरेज करेंट है तो सब लोग सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला था, आर लोड का और आई नॉट का फॉर्मूला, क्यों इतना फोर्स करेंगे अपन कि आर लोड का एक शॉर्ट नोट्स बना के रखे रहे और आर लोड का फॉर्मूला याद करके गए, फिर फॉर्मूला में लगा रहे हैं और ये बिलीव भी नहीं है कि जो लगा रहे हो सही है कि नहीं। आराम से बेसिक, मैं चाहता हूं यही हो आपका थॉट, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं। मेरे को याद है सब रिजल्ट, बट फिर मैं सोचता हूं कि मेरे को सोचना ऐसे ही चाहिए। तो कल हम लोग थे आपके पास लगभग 5 केसेस हो चुके, नहीं आर लोड के साथ 5 केसेस हो चुके। सबसे बात अगर मैं लास्ट केस की बात करूं तो एक डीसी लोड की बात कर सकता हूं। डीसी लोड जो होता है आपका आरएलई लोड होता है,
नहीं, मशीन में आप डीसी लोड की जब बात करते थे तो आरएल लोड एक आर्मेचर रेजिस्टेंस होता था, आर्मेचर का इंडक्टेंस होता था। आप टर्मिनल वोल्टेज या आई थिंक आर्मेचर वोल्टेज बोलते होंगे, बैटरी वोल्टेज को बैक ईएमएफ बोलते हो, बैक ईएमएफ बोलते हैं, बैक ईएमएफ, यस। हमारे लिए तो आरएल लोड की बात है। तो अब हमारे पास लोड वाली बातें पूरी खत्म हो जाएगी, फिर अब हम कंट्रोल की बात चालू करेंगे। तो लोड में कुछ फिर नया नहीं आएगा, रेक्टिफायर खत्म हो जाएगा, लोड अब कुछ नहीं होगा। इतनी बात हम लोड की कर लिए कि कुछ नया लोड नहीं आने वाला है, ठीक है। तो लास्ट केस में एंट्री मार रहे हैं अपन, केस नंबर क्या 6 अपना 5 6, केस नंबर 6। तो मैं केसेस इसलिए डिवाइड कर दिया कि अब जितना भी रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा उसमें नया लोड कुछ नहीं आएगा, बातें इधर की चेंज होगी लेकिन आउटपुट साइड की बातें चेंज नहीं होगी लोड वाइज। तो हाँ, केस नंबर 6, केस नंबर 6 में हम क्या करने वाले, सब चीज ले लिया, सब चीज हटा रहे थे, किसी में आर था, किसी में एल था, किसी में आर एल था, किसी में आर ई था, सब ले लेते अपन। तो केस नंबर 6 में ना कुछ भी जीरो नहीं है, इतनी चीजें होती, तीन चीज, आर नॉट जीरो, एल नॉट जीरो और ई नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसका मतलब ये हुआ कि देखो आपके पास आर एल और ई, ये आर एल ई, दिस वन इज द वी नॉट और ये आई नॉट, ये वी एस, ये आई एस, ये डायोड करंट और डायोड, सब एक ही करंट है क्योंकि सब सीरीज में। तो जो लोड का स्टाइल है इसको डीसी मोटर भी बोलते हैं हम, ये आप अच्छे से समझते होंगे। अब होता क्या है कि बैटरी वोल्टेज अब आपके पास लगे हुआ है, आरएलई लोड, एल भी लगा हुआ है। तो जब भी आपके पास आरएलई लोड होगा ना, आपके पास जब भी आरएलई लोड होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या तो बीटा गिवन होगा या तो बीटा नॉट गिवन होगा। अब बीटा अगर गिवन है तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। इसका मतलब होता है कि जो करंट की वैल्यू होगी ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पे, करंट जीरो हो जाएगा यार, ये। और नॉट गिवन इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस कंडक्शन है, कंटिन्यूअस कंडक्शन, आई नॉट की जो वैल्यू होगी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो कभी नहीं हो, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। इसका मतलब डायोड जो होगा इज ऑलवेज ऑन, कंटिन्यूअस कंडक्शन का ये मतलब वो करंट इज ऑलवेज। और जो हाफ वे रेक्टिफायर होते हैं उसमें कंटिन्यूअस कंडक्शन का कोई यूज नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि ऑलवेज ऑन है, सब हाफ वे रेक्टिफायर ही चल रहा है अपना, फुल वे तो अभी चल नहीं रहा। हाफ वे रेक्टिफायर में कोई भी लोड हो, जब भी आपके पास कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा, परसेंटेज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 0% होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज जब हमेशा ऑन होगा तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वी नॉट वो वी एस के बराबर होगा। तो ये तो एसी सिग्नल हो गया, और एसी सिग्नल्स हो गया तो इसका एवरेज वैल्यू तो जीरो हो गया, और एवरेज वैल्यू अगर जीरो हो गया तो डीसी पावर की वैल्यू जीरो हो गई। तो कोई भी यूज नहीं हाफ रेक्टिफायर का कंटिन्यूअस कंडक्शन के साथ। फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाते हैं अलग बात है यार, वो तो लगाएंगे ही, पहले भी लगा चुके हैं। तो कंटिन्यूअस कंडक्शन अगर मैं बात करूं, आपके पास चाहे आरएलई लोड हो चाहे आरएल लोड हो, कंटिन्यूअस कंडक्शन डायरेक्ट अगर आपके पास है और आई नॉट कांस्टेंट करंट फ्लो, इसका मतलब है कि ऐसा फिगर कभी एग्जाम में वो लोग यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर ये सिर्फ आरएल लोड है, देखो आरएल लोड है, ये कंटिन्यूअस कंडक्शन हो सकता है बिल्कुल हाई वैल्यू ऑफ एल के कारण, बिल्कुल ये कैपिटल आई नॉट लिख लो यार, ये कंटिन्यूअस कंडक्शन, डायोड इज ऑलवेज ऑन है, ये डायोड इज ऑलवेज ऑन। इस फिगर को आपको देखने को इसलिए नहीं मिलता, बात करने के लिए कुछ बचता नहीं है इस जगह पे। ये क्यों? रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी कितना हुआ? 0%। डीसी तो है ही नहीं यार, पूरा आउटपुट एसी है, परफेक्ट एसी होगी, वी नॉट वी एस ही हमेशा। सिमिलरली जैसे ये डायोड ऑन है तो वैसे ये डायोड भी ऑन है, ऑलवेज ऑन, मतलब ऑलवेज ऑन, ऑन लिख दिया एक बार। आरएलई लोड है, आरएलई लोड है, बट करंट आप बोल रहे कैपिटल आई नॉट है। कैपिटल आई नॉट बोलने का मतलब है कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री करंट, ये इज ऑलवेज ऑन है। तो भैया यहाँ पे भी तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो वोल्ट होगा? क्योंकि वी नॉट इज ऑलवेज वी एस है। तो परसेंटेज रेक्टिफिकेशन जो एफिशिएंसी है 0%। इसलिए आपको क्लियर रहना चाहिए कि हाफ वे रेक्टिफायर में कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री मींस आरएल लोड और आरएलए लोड कोई इसलिए नहीं पूछता, क्या ही पूछेगा, जीरो यूज है इस जगह पे। तो
प्योर इंडक्टेंस पे बात कर ले तो कुछ अच्छी बातें हो जाती है इसलिए। तो आरएल और आरएलई लोड विद कंटिन्यूअस कंडक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर की कोई बात ही नहीं करता है। क्यों? क्या ही कर लेगा, तो 0% है आउट। अगर डायोड हमेशा ऑन है तो आउटपुट तो इनपुट ही हुआ ना, इनपुट तो परफेक्ट एसी और साइनोसोइडल सिग्नल, अब आउटपुट भी एसी। कर क्या रहे अपन इस फिगर में? हाँ, अभी हम पहले केस की बात करने वाले, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस इसकी। यहाँ अभी यहाँ पहुंच गए, मैं यहाँ वापस आऊंगा। तो हमको ये चीजें क्लियर है कि ये फिगर आपके पास अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन है तो ठीक है, लिख लिया अपन। अपने पॉइंट्स अपन जमा करते रहे, अपने पॉइंट्स अपन जमा करते रहे। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमको क्लियर है कि आरएलई लोड या आरएल में कंटिन्यूअस कंडक्शन का कोई यूज ही नहीं है यार, क्योंकि डायोड हमेशा ऑन हो गया और सीधे सीधे आउटपुट इनपुट के बराबर हो गया। तो हमको हर वो केस भी पता होता चाहिए जो नहीं पूछती, और क्यों नहीं पूछती ये भी तो पता है हमको, ठीक है। हम भी अगर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो हम ये क्यों पूछेंगे, और पूछना ही है तो फिर लगा देंगे एंटी पैरेलल डायोड, मजेदार बातें चालू हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इस जगह पे हूँ, ये पहला वाला केस, यहाँ पे बीटा डिफाइंड है। बीटा डिफाइंड है, इसका क्या मतलब हुआ? बीटा अगर कोई बोल रहा है कि 210 है, 220 है, 230 है, फिर बीटा का डिफाइन कर रहा है, 100% श्योर हो गया। बीटा क्या होता है? एक्सटेंस एंगल, जिसमें हमारा डिवाइस करता है स्टॉप कंडक्शन करता है जिस जगह पे। अब अगर कोई डिवाइस अगर स्टॉप कर रहा है कंडक्शन, तो डिवाइस मतलब क्या? डायोड। कल थारिस्टर की बात हो जाएगी ज्यादा ज्यादा, इवन आज ही हो जाएगी। तो उस जगह पे डिवाइस जब ऑफ है तो करंट कितना होगा? 0। इसलिए जब भी बीटा डिफाइन है तो बीटा पे लोड करंट कितना लिखोगे? 0। एक ही तो फिगर है यार। हाँ, कोई ये बोल सकता है कि सर लोड क्यों लिखे सर, तो डिवाइस करंट लिखना चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर है इसलिए डिवाइस करंट ही लोड करंट है, इसलिए बिंदासी से लिखो, इसलिए बिंदासी से लोड करंट ही डिवाइस करंट है ना आपके पास, तो इसलिए ठीक है। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। मेरे को कोई बोले कि मेरे को अगर क्या बनाना है, आउट वोल्टेज का फिगर ड्रॉ करना है, आउट वोल्टेज का फिगर ड्रॉ करता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बनाता हूँ सिर्फ आउटपुट। अगर मैं बोलूँ कि इनपुट आपके पास ये दिस वन, ये दिस वन, ये ओमेगा टी, देखो आपके पास बैटरी वोल्टेज तो है, ठीक है, बैटरी वोल्टेज तो है, ये ई। और बैटरी वोल्टेज जिस जगह पे जाएगा ये भी हमको पता है कि सही, तो थीटा वन है, बिल्कुल सही है ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को वी नॉट की वैल्यू चाहिए, दो ही फिगर बनाए, इनपुट और आउटपुट, क्या होगा बताओ आपके पास? ये थीटा वन है, लेकिन आर लोड नहीं है, तो थीटा वन से लेके पाई माइनस थीटा वन पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं पता आपके पास। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आर लोड में और आर लोड में क्या डिफरेंस होगा। देखो, जब सिर्फ आर था तो बैटरी नहीं था, जब सिर्फ आर था तो आर जो था तो वहाँ पे हम बीटा की बात करते थे, कंटिन्यूस कंडक्शन डिसकंटिन्यूस सब बात होता है, बिकॉज ऑफ द एल, बिकॉज एल एनर्जी स्टोर करता है। अब रिलीज करते जा रहा है, अब एल के कारण अगर यहाँ पे रिलीज कर रहा है तो यहाँ तक आपका वोल्टेज एग्जिस्ट करता था कंटिन्यूस कंडक्शन में, पूरा का पूरा। यही तो होता है एल का मतलब, और क्या होता है। बैटरी वोल्टेज जो है, तो बैटरी वोल्टेज अगर जैसे ही लगता है तो फिर हम आर लोड की बात कर रहे थे कल से लेकर अभी तक, आर लोड की बात। अभी क्या चीज़ है? एल भी है जो हम केस नंबर 4 में पढ़े थे, ई भी है जो केस नंबर 5 में पढ़े थे, कॉम्बिनेशन है। ये बैटरी लगा हुआ है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो आपके पास जब तक बैटरी वोल्टेज से छोटा रहेगा तब तक तो बैटरी वोल्टेज डोमिनेट कर जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एन तो बैटरी से कनेक्टेड है। तो उस समय डायोड अगर ऑफ है तो करंट कितना हो रहा है? करंट कितना फ्लो होगा? 0। तो आउट वोल्टेज कितना होगा? बैटरी वोल्टेज के बराबर। अरे करंट 0 फ्लो होगा लोड में, डायोड हमारा ऑफ है। बट इसके बाद क्या होगा? इस जगह के बाद ये, इस जगह के बाद अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ये, अब क्या हो रहा है? ये पाई है, ये पाई। अब सपोज करो कि इस जगह पे सपोज करो कि ये है आपके पास बीटा, ये, तो क्या होगा आपके पास? ये हुआ दिस वन, ये बीटा और ये पाई। सर ये फिर से पाई माइनस थीटा वन के बाद क्यों नहीं हुआ? पाई माइनस थीटा वन के बाद तो आरई लोड में होता था। आरई लोड थोड़ी यार, आरएलई लोड है, इंडक्टेंस है। एक बार एनर्जी स्टोर हुआ, अब एनर्जी जब तक रिलीज नहीं होगा पूरा का पूरा तब तक करंट 0 नहीं होगा, और तब तक वोल्टेज के लिए फिर से ही नहीं होगी। लेकिन बीटा पे तो, बीटा कौन सी जगह है? बीटा वो जगह है जहां पे करंट के लिए 0 होगी, और करंट के लिए 0 हो गई तो आउट वोल्टेज कितना होगा? आउट वोल्टेज कितना होगा करंट के लिए 0 हो गई तो? फिर से ई के बराबर, ये फिर से होगा।
फिर आपके पास यहाँ से स्टार्ट करोगे 2 पाई प्लस थीटा 1, तो 2 पाई प्लस थीटा 1 पे फिर स्टार्ट किए, ये फिर ऐसा चलेगा दिस वन। ये बना आपके पास आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। ये अगर आप वापस जाओगे तो आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन का कंसेप्ट जो था वो एल के साथ था, कंसेप्ट ऑफ एल, जैसे आपके पास इंडक्टर था, और जो बैटरी वोल्टेज का जो कंसेप्ट था वो आरई लोड के साथ था। देखो दोनों चीज। इसका मतलब ये है कि थीटा 1 के बाद आपके पास डिवाइस कंडक्ट करा क्योंकि बैटरी वोल्टेज से ज़्यादा है, इनपुट वोल्टेज सही है। उसके पहले बैटरी वोल्टेज के कारण डायोड कैन से बैटरी वोल्टेज कनेक्टेड है, डायोड इज ऑफ बिकॉज ऑफ द हाई बैटरी वोल्टेज। हाई क्यों बोल रहे हो सर? अरे इनपुट तो सबसे पहले जीरो पर रहेगा ना, जब स्टार्ट होगा तो इनपुट तो जीरो से स्टार्ट होगा यार, ये जीरो से स्टार्ट होगा जब तक कि ना पहुंचे बैटरी वोल्टेज तक। इनपुट भी पॉजिटिव, बैटरी वोल्टेज भी पॉजिटिव, हु विल डिसाइड द बिहेवियर ऑफ डायोड? हायर पॉजिटिव वोल्टेज। डायोड के दोनों साइड पॉजिटिव है, इधर इनपुट पॉजिटिव, इधर बैटरी लगाई हुआ है, दोनों पॉजिटिव, तो हु विल डिसाइड? जो ज्यादा होगा। ज्यादा कौन है? बैटरी। वाई बैटरी? अरे इनपुट तो चालू हुआ अभी, जब तक इनपुट बैटरी से ज्यादा नहीं होगा तो बैटरी तो डोमिनेट करेगा। जब जब बैटरी डोमिनेट करेगा डायोड ऑफ, जब इनपुट डोमिनेट करेगा डायोड इज ऑन। थर्ड तो स्टेट नहीं होता यार, ठीक है। और जब जब डायोड ऑफ होगा करंट कितना फ्लो होगा? जीरो। करंट जब फ्लो जीरो होगा तो फिर ड्रॉप कितना हुआ आउटपुट में? बैटरी के बराबर। इसलिए देखो स्टार्टिंग से बैटरी के बराबर बना दिया। अब जैसे डायोड ऑन हो गया तो देखो ऑन है। अब इंपॉर्टेंट है कि सर पाई माइनस थीटा के बाद फिर से बैटरी वोल्टेज डोमिनेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बैटरी वोल्टेज तो ज्यादा होता है। मैं बोल रहा हूँ पाई माइनस थीटा 1 के बाद तो फिर से बैटरी वोल्टेज ज्यादा है और इनपुट कम है, बट इंडक्टर था भैया, तो इंडक्टर के पास एनर्जी स्टोर था, तभी तो बीटा का कंसेप्ट आया। तभी कंसेप्ट किसका आया? बीटा का कंसेप्ट आया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखो अब आपके पास कितना होगा, अब बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो बीटा की वैल्यू डिपेंड करेगा कि 180 के पहले हम जा सकते हैं या 180 के बाद जा सकते हैं। तो डिपेंड्स कि बीटा की वैल्यू को कितना डिसाइड कर रहा है। अच्छा लगने के लिए हम बीटा 180 के बाद बनाए तो फिगर बड़ा अच्छा दिखता है। अब तो बीटा की वैल्यू पे, पर बुक वाले जब भी लिखते हैं बीटा की वैल्यू हमेशा 180 से ज्यादा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 180 ज्यादा होगा, 178 पे भी जा सकता है बीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा 1 के बाद तो आपका जो बैटरी वोल्टेज है वो डोमिनेटिंग है। तो अब डिपेंड करता है कि एनर्जी स्टोर कितने टाइम में था, टाइम कांस्टेंट की क्या बात है, जो पावर ट्रांस वाले बात नहीं करते। बट जितने भी बुक वाले लोग जब भी डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं आरएल लोड में, नॉर्मली बीटा को 180 से आगे रखते हैं। बट ऐसा नहीं कि बीटा 180 से आगे होगा, डिपेंड्स आपको अब कौन सा एल देंगे, और कोई नेटवर्क तो पढ़ नहीं रहे कि आपको वैल्यू देंगे, टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे, बताएंगे कि कितना एनर्जी स्टोर है। पावर ट्रांस में डिस्कशन नहीं होता कि कितना एनर्जी स्टोर किया था, फिर कितना टाइम लगा होगा, तो उसको 180 से पहले जाना चाहिए कि बाद में जाना चाहिए, डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है पावर ट्रांस में। बीटा आपको कोई देगा, बीटा आपको कोई देगा, तो जो देगा वो ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है तो फिगर बन गया, वी नॉट की वैल्यू अगर मेरे को एवरेज आउट वोल्टेज लिखना है तो लिख लेता हूं मैं एवरेज आउट वोल्टेज। कैसे एवरेज आउट वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा इस फिगर में? एवरेज आउट वोल्टेज, एवरेज आउट वोल्टेज अगर मैं कैलकुलेट करना है कहां से स्टार्ट कर देता हूं? चलो थीटा 1 से स्टार्ट कर देते हैं। एवरेज आउट वोल्टेज टाइम पीरियड कितना है? 1/2 पाई। थीटा 1 से स्टार्ट कर देता, थीटा 1 से लेके कहां तक? अरे बीटा था कितना? Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। फिर भैया बीटा से लेके 2 पाई प्लस थीटा 1, तभी तो 2 पाई होगा ना, कितना? ई डी ओमेगा टी। हो तो गया यार, इसको सॉल्व करने में थोड़ी कुछ रखा है। ये 1/2 पाई करें, हाँ ये Vm कॉस कर लेता, माइनस नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? अपर लोअर लिमिट चेंज कर लेंगे ना, थीटा 1 और बीटा है, ठीक है, प्लस ई है, हाँ ये ओमेगा टी है। अपर लिमिट है यहाँ पे, लोअर लिमिट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये कितना आपके पास है, कितना आंसर आ गया सर? 1/2 पाई था, बाहर रहने दो उसको, इनसाइड में ये वी के साथ कितना है ब्रैकेट में सर? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस बीटा। ये अब इसी को याद थोड़ी रखने की जरूरत है, निकालने में कितनी देर लगे। इसलिए मैथ्स अपना बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा? ऐसा मैं सोच के ही हर चीज़ लिखता हूँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए नहीं कि गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए 11th क्लास में मैथ्स इसलिए तो लिए थे कि हमको पसंद था लिखना, लिख दिए। अब कोई कुछ पूछेगा तो इसमें डेटा नहीं पुट करेंगे क्या? अगला स्टेप तो डेटा पुट करने का है, तो भी इतना कैलकुलेशन नहीं करवाते, इसको भी अवॉइड करते वो लोग कि चलो यार इतना नहीं करवाएंगे आपसे। ये देखो आंसर आ गया एवरेज आउट वोल्टेज का। कौन सा लोड है बताओ? ये आरएल लोड है यार, एल भी है, ई भी है, ये आपके पास वी नॉट। इसमें थीटा 1 की वैल्यू कितना है? अरे थीटा 1 की वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स ई बाई वी। थीटा 1 की वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स ई बाई वी एम है, ठीक है भैया, साइन इनवर्स ई बाई वी एम है। थीटा 1 इक्वल,
रिजल्ट एवरेज आउट वोल्टेज का रिजल्ट आ गया। मैं बोलूंगा कि ये तो आरएलई लोड का यार, किसका रिजल्ट है? आरएलई लोड का। तीनों लोड रखे हुए आपके पास, तीनों आपके पास लोड रखे हुए। ये अब सोचो, ये आरएलई लोड को, इस आरएलई लोड को अगर आप आर नॉट इक्वल टू जीरो है, सही है। अगर आप बोलो कि सर एल भी नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन मैं ई को जीरो करना चाहता हूं, तो मैं आरएल लोड बनाना चाहता हूं, तो भैया ई जीरो हो जाएगा। अगर ई जीरो हो गया तो क्या क्या जीरो हो जाएगा? थीटा वन भी जीरो। इस फॉर्मूले में जाओ और ई को जीरो करो और थीटा वन को जीरो कर दो, तो सर क्या करें? ये पूरा सेकंड टर्म जीरो हो गया है। अरे ई सामने है ना, यहाँ जाओ, थीटा वन कितना? जीरो। अरे ई जीरो इसलिए, कॉस जीरो कितना होता? वन। बताओ आपके पास आंसर कितना आ गया? एवरेज आउट वोल्टेज का रिजल्ट पता कितना आ गया? Vm/2 1 माइनस कॉस बीटा। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ। हम याद क्यों करेंगे? ऐसा नहीं कि मैं किसी भी याद करने के लिए बोल, ये आरएल लोड का रिजल्ट यही था डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में। अरे आरएल लोड का रिजल्ट यही था डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में। ये तो सर अगर आप बोलो कि इसको आर और ई रखना है तो, और एल नहीं रखना है तो, आर और ई आपके पास रखना है, ये ई नॉट इक्वल टू जीरो, तो ई का रिजल्ट ये है आपके पास, थीटा वन भी यही है। तो सर फिर क्या होगा बताना मेरे को सोच के। मैं यहाँ पे एक को जीरो किया, यहाँ पे दूसरे को जीरो कर रहा हूँ। आरई लोड में इस रिजल्ट में आप क्या चेंज करोगे? मैं बोलूंगा कि इस रिजल्ट को यार आरई लोड के लिए, कॉपी में नहीं जाना, पीछे किसी को नहीं जाना, थॉट नहीं आएगा नहीं तो फिर। मैं बोला ये पहला समझ आया, पहला क्या जीरो किया? ई, तो ई उठा के जीरो कर दिया। और सर ई जब भी जीरो होगा सर थीटा वन कहाँ से आएगा? थीटा वन भी जीरो। चलो इजी। मैं बोला यार इसको आरएल लोड के लिए यूज करो, है ना, पीछे नहीं जाना। बोला आरएल लोड के लिए यूज करो, आरई लोड के लिए, सॉरी आरई लोड के लिए यूज करो। तो एल जीरो हो गया, तो ई तो है, आरई बोल रहा हूं ना, तो ई रहेगा भैया। अब एल आपके पास क्या है? एल नहीं है, एल नहीं है बोला, क्या नहीं है? एल नहीं है। तो एनर्जी स्टोरेज रिलीज ये सब तो बात खत्म यार। स्टार्ट कहां से होता है? थीटा वन से, सही है। एंड कहां पे होता है? बीटा पे। तो यहां पे पता है आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी होगी? है बस इतनी ही दुनिया पावर टाइम्स की। इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद बीटा कि सर बीटा पाई माइनस थीटा होगा, बस पावर टाइम्स की स्टोरी से ज्यादा कुछ है ही नहीं। इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल कि सर कुछ मत करो सर, आप बीटा पाई माइनस थीटा वन पुट करो सर और रिजल्ट विल बी पुट कर दो आप इसमें आंसर, बस इसमें आप कितने कंफर्टेबल हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही करूंगा मैं पूरा पावर टाइम्स कितना भी पढ़ाऊं। बीटा की वैल्यू कितना बोला मैं? पाई माइनस थीटा वन। अब इस फॉर्मूले में गया अपन, बीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा वन पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा वन। ये कितना हो गया? बीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा वन की है तो कॉस 180 माइनस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, एक पता है कितना रिजल्ट हो गया? वाला ब्रैकेट 2 cos थीटा वन। ओके, यहाँ पे थीटा वन की, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितना पुट किया? पाई माइनस थीटा वन। तो पाई माइनस थीटा वन पुट किया तो कितना हो गया पता है? 2 पाई माइनस 5 पाई और 2 थीटा वन, तो पाई प्लस 2 थीटा वन हो गया। समझ में क्या बोल रहा हूँ? कितना हो गया? पाई प्लस 2 थीटा वन, ई के साथ। सबको समझ आ रहा है? तो कुछ करना नहीं, बस यही पे गए और चीजें चेंज हो गई, तो कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। सर अगर मैं बोलूं कि इसको सर मैं रजिस्ट्री लोड में ले जाता हूं, सिर्फ एक आर लोड में, इस फिगर को सर सिर्फ मैं आर लोड के साथ ले जाना चाहता हूं, बाकी सब जीरो, सिर्फ आर नॉट इक्वल टू जीरो, एल जीरो, अच्छा ई जीरो, सर सब जीरो कर देता हूं। अब ई जीरो कर दिए, गया ये। अब यहां पे अपन पहुंच गए, सर ई जीरो अगर कर दिए तो क्या क्या जीरो हो गया? सर थीटा वन जीरो हो गया, बिल्कुल सही है। बीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे यार? रजिस्ट्री लोड में बीटा पाइप एंड हो जाता है ना यार, सेकेंड टर्म पूरा जीरो। अरे ई है ही नहीं, सिर्फ रजिस्ट्री लोड है। अब यहां पे बचे थे 2 नंबर थे, यहाँ पे थीटा वन की वैल्यू कितना? जीरो। क्यों? अरे ई नहीं है तो थीटा वन कहां से होगा? ओके, बीटा की वैल्यू कितना होता है रजिस्ट्री लोड के लिए? 5 यार, नेगेटिव हाफ साइकिल तो आएगा ही नहीं ना रजिस्ट्री लोड, तो बीटा की वैल्यू पाई, तो कॉस 5 कितना हो गया? ये तो जीरो हो चुका है। नहीं, ये कितना हुआ आपके पास? हाँ, थीटा वन की वैल्यू जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितना हो गया? 1। और बीटा की वैल्यू कितना हो गया? पाई, तो कॉस पाई कितना हो गया? -1। ये नंबर पूरा कितना हो गया? 2। ये वीएम था, 2 to 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना? वी नो दैट वीएम बाई पर रजिस्ट्री लोड। हाँ, जब किसी को कोई बोलता है कि सर मेरे को पावर ट्रांस आता ही नहीं, आप 2 दिन में बस मेरे को बता दो कि मैं कुछ कुछ चीजें करके चले जाऊं, मेरे को वो वाला भी तरीका आता है। फिर बोलता हूँ कि
अच्छा 2 दिन में थॉट तो किसी का बन नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एक RLE का रिजल्ट बनाता हूँ और बोलता हूँ कि अब तेरे को याद करना ही है भाई, तो ये पकड़, बस ये याद कर, अपन पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी में पुट करेंगे, बस यही मैं किसी को सिखाता हूँ। फिर अब कैसे करें, तरीका तो मेरे पास बहुत सारे। अब कोई बोल दे कि सर मैं मंद बुद्धि हूँ, सोचने वाला पार्ट अपने को आता ही नहीं, सर आप तरीका आप आपको आता पढ़ाना, हाँ वो भी आता है अपने को। फिर लोगों को याद करना में बहुत बिलीव है, लिख भाई इसको आप इसी यही से स्टार्ट करूंगा। फिर कोई कंसेप्ट नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं होगा, तो अब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा। ठीक है, IIT के प्रोफेसर कुछ पूछेंगे, हम अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट लिखूंगा। अब इसी रिजल्ट को खींचूंगा कि देखिए इसको R, इससे L, इससे E, इससे RL, इससे RE, सबको समझ आ रहा है। लेकिन उस चीज में क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं, जीरो चीज। तो अभी मैं यहां पे एंड किया, मैं यहां से स्टार्ट करता। फिर इसलिए जब मेरे को किसी को 10-12 घंटे या एक दिन में पढ़ाना है पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर एक दिन में थोड़ी पढ़ा पाऊंगा ना पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉपर और इन्वर्टर पढ़ाना। तो 12 घंटे में पढ़ाना तो क्या करूंगा, मैं समझ गया। मैं समझ रहा, मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, रजिस्ट्री लोड से नहीं, RLE लोड लिखूंगा और ये निकालूंगा और इसी से फटाफट करूंगा। थोड़ी देर में कंट्रोल रेक्टिफायर करूंगा, हो गया, फिर रेक्टिफायर खत्म कर दूंगा थोड़ी देर में। समझ आ रहा है। हाँ, इसलिए मैं आपको बस ये बताते जा रहा हूं कि मैं उस थॉट को बहुत अच्छा नहीं मानता, उसमें कुछ मजा नहीं है, क्योंकि उसमें IIT के प्रोफेसर को कभी कभी आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी बातें करने के लिए। ये किसी को लगता है कि सर मैं याद करना चाहता हूं, तो आप याद करना चाहते हो तो यार आप R का क्यों याद करोगे, L का क्यों याद करोगे, आप RL का क्यों याद करोगे, आप RE का क्यों याद करोगे। याद करने का बहुत मन है तो बेटा RLE का याद कर लो, यही से पहुंच जाना हर जगह तक। नहीं, कई लोग लग रहा है ये सही बताया सर, 3 दिन से तो आप जबरदस्ती पढ़ा रहे थे। लेकिन इस केस के लिए क्या है, अपने को हर लोड में फिर क्लियर है कि बीटा क्या है, θ1 क्या है और सब क्या है। तो आराम से आप टाइम ले सकते हो, दिस वन। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट, θ1 के साथ में, बीटा के साथ में, तो थोड़ी अच्छे लेवल पे बात की जाए तो कितना आप कंफर्टेबल हो θ1 को लेके, कितना कंफर्टेबल है बीटा को लेके, तो आपको लगेगा कि यस। और अभी तो स्टोरी बहुत बड़ी है, अभी तो जैसे अपन अनकंट्रोल्ड ही पढ़ रहे हैं, ये तो बुक कोई लिखता भी नहीं ऐसी बुक, नॉर्मली सब लोग कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं, तो मैं स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक। तो अगर आप सोचोगे तो रेक्टिफायर में स्टार्ट नहीं किया, लेकिन IIT के प्रोफेसर जो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ सब जगह पे हूँ मैं। इतना क्लियर। तो यहाँ पे इस फिगर का तभी मतलब है जब ये डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में हो, मतलब ये बीटा इन्वॉल्व हो। बीटा ना हो तो फिर तो एफिशिएंसी जीरो, कोई डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता है। अब ऐसे फिगर में बहुत ही कम एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर मेरे से कोई बोले कि सर इस जगह पे अगर V0 का ये रिजल्ट है, V0 कोई निकाल लिया और I0 की बात करना है, तो V0 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूंगा V0 की वैल्यू होगी I0R, इंडक्टर का एवरेज वैल्यू 0 प्लस बैटरी वोल्टेज। तो I0 की वैल्यू क्या होती है RLE लोड में, मतलब DC मोटर में, V0 माइनस E/R। इन केस ऑफ RLE लोड ये रिजल्ट होता है एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट का। नोट डाउन दिस द रिलेशनशिप, एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट। तो दिस इज द रिजल्ट, एवरेज आउटपुट करंट। हाँ, ये कंफर्म है कि अगर मेरे को RMS वैल्यू निकालना, कोई पूछेगा नहीं। मैं से अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि RMS वैल्यू के चांसेस जो होंगे वो मतलब 0.1% भी नहीं होंगे, कोई नहीं कैलकुलेट करवाता है इतना। बुक वगैरह कुछ लोग कर, भीमरा की बुक में एक जगह कैलकुलेशन, एग्जाम की बात करो तो कोई नहीं कराता। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई करवा लिया तो ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि RMS वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो कंसेप्ट तो यही है यार। ये RMS वैल्यू निकालना है तो VOR ये लिखा, आपका बेसिक मैथ्स इस बात पे, मतलब अगर कोई मैसे बोले तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल RMS वैल्यू निकालने में, क्या ही करना है,
साइन स्क्वायर थीटा मैं जानता हूं, और ई स्क्वायर क्या ही कर लेगा मेरा ई स्क्वायर क्या कर लेगा यार, वो तो कांस्टेंट ही है। साइन स्क्वायर थीटा ही आपके पावर टाइम्स का बेसिक पार्ट है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, और इंटीग्रेशन होता है ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 4। 1/2 दो बार हो गया ना, फिर तो लिमिट पुट करना हो तो गया आरएमएस वैल्यू, उसमें क्या नहीं पूछते तो भी, क्योंकि उनको लगता है इतना कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, जबकि मेरे को नहीं लगता है बड़ा कैलकुलेशन है। वो नहीं पूछे आज तक वो एक अलग बात है, लेकिन कल पूछेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर अपने से भी नहीं बना, लाखों लोगों से नहीं बना, तो नहीं, अपने से बनना चाहिए। ये आरएमएस वैल्यू लिख के रख लो। ये इसी बात पे बेस्ड है कि साइन स्क्वायर थीटा को आप कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो। कल भी लिखा था अगर आपको याद होगा तो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, आपके डीपीपी में 1-2 क्वेश्चन मैं दे दूंगा कि जिससे आपको क्लियर है कि यस वी कैन कैलकुलेट। आरएमएस आउटपुट करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसी के पास तरीका नहीं आरएमएस आउटपुट करंट निकालने का। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज से आरएमएस आउटपुट करंट निकाल जा सकता है लोड में, एल लगा हुआ है ना आपके पास, इसलिए भी परफॉर्मेंस की बात नहीं हो पाती, ज्यादा परफॉर्मेंस की बात नहीं हो पाती इन जनरल। और कंटिन्यूस कंडक्शन अगर हो गया तो एफिशिएंसी नहीं हो पाएगा। तो आरएमएस आउटपुट करंट अगर मैं बोलूं कि आईओआर की वैल्यू क्या होगी, तो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज से निकाल जा सकता है। ये नॉट पॉसिबल यार, नॉट पॉसिबल, इसलिए डिस्कशन कम होता है। तो अच्छा डिस्कशन करने के लिए कंटिन्यूस कंडक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एफिशिएंसी 0 है। तो एक ही चीज बची कि कंटिन्यूस कंडक्शन करवाओ और फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दो। तो वो लगा रहा हूं, और उसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा केसेस हो गया आपके पास। तो बोर्ड की पूरी चीजों को हटाऊंगा, ये आरएमएस आउटपुट करंट क्वेश्चन मार्क डाल देना। नो वन कैन कैलकुलेट, नो वन कैन कैलकुलेट। कल मैं से कोई बोल रहा था कि सर इसका रिजल्ट दे ही दो सर। देने में क्या है यार, ये इसको दे ही सकता हूँ, इतना बड़ा सा रिजल्ट क्यों दूँ, लोग जबरदस्ती शॉर्ट नोट्स में लिख दे लेंगे, तो मैं देना नहीं चाहता, ऐसे यहीं पे रोक दिए। ठीक है, तो अभी अपना केस 6 ही है, इसमें सब बातें होगी, ज़्यादा ज़्यादा बातें मैं अब क्या करने वाला हूँ पता आपके पास, इसी में 6 पॉइंट पे इधर का पूरा हटा दो, यहाँ से हटाना चालू कर दो, मैं इतना हटा देता हूँ, यहीं से हटा दे, यहाँ से पूरा। अब मैं क्या करूँगा कि कार्य लोड कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करेंट विथ एफडी, ऐसा लिखना चाहिए आपको। क्या लिखना चाहिए आपको? कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट विथ एफडी, ऐसा आपको एक हेडिंग डाल सकते हैं, सब हेडिंग, कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट विथ एफडी, कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री। उधर दिखा देना यार तब तक, है ना, तो कैमरा उस साइड दिखा दो, फिर थोड़ी देर में लिखता हूँ, जब तक ये पूरा हटाता तो कैमरा उस साइड दिखा सकते। कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट विथ एफडी यार, क्योंकि विदाउट एफडी कंटिन्यूस कंडक्शन एक हाफ वेव रेक्टिफायर का कोई यूज नहीं है, इसलिए कोई पूछेगा नहीं, क्यों, कुछ होने ही वाला नहीं है। फिगर आप ही बना लो, आर रिली लोड है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कैपिटल आई नॉट। जब आप कंटिन्यूस कंडक्शन बोलते हो तो ये आपको सोचना नहीं है, आपको ये क्लियर रहना चाहिए, लोड में तो करंट फ्लो हो गई भाई, अब कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो लोग मैनेज करें, करंट तो फ्लो हो गई। चलो इस साइड कैमरा शिफ्ट कर लो। तो अगर जब मैं बोलता हूँ कि आरएलई लोड आपके पास है, ये देखो एफडी लगा दिए, ये आई एफ डी। अब यहाँ पे लोड करंट नहीं लिख सकते यार, ये हटाना पड़ता है, सिर्फ डायोड करंट और सोर्स करंट। लोड करंट ये है, इसको आप आई नॉट लिखना चाहते हो, कांस्टेंट करंट, ये ठीक है, हाँ दिस, ये अब कंसेप्ट ये कहता है कि सर आई नॉट तो करंट हमेशा फ्लो ही होगा, जब आप पॉजिटिव वैल्यू देते हैं आपके पास करंट तो फ्लो हो ही रहा था, या फिर बोल देते हो आपके पास कि शुरू में अगर करंट अगर नहीं भी हो रहा तो फिर फ्री व्हीलिंग डायोड में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो स्टडी स्टेट पे वेवफॉर्म अगर मेरे को बनाना है, तो स्टडी स्टेट पे वेवफॉर्म मेरे को बनाना है, तो फिर स्टार्ट होते समय क्या हुआ तो मैटर नहीं करता। नहीं तो कोई सोचेगा सर जब स्टार्ट हुआ होगा सर, तो फिर बैटरी का ईएमएफ लगा था, तो सर बैटरी का ईएमएफ लगा है तो सर करंट कैसे फ्लो होगा, क्योंकि जो प्लस है सर वो तो दोनों के प्लस से एन से कनेक्टेड है, फ्री व्हीलिंग डायोड के एन से भी और मेन डायोड के एन से भी, जो बैटरी का वोल्टेज जैसे वर्किंग स्टार्ट हुई होगी,
तो जो करंट आई नॉट लिखा है कैपिटल से वो कहाँ से फ्लो होगा? भैया हर फिगर स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, कौन वर्किंग बता रहा है कि कब फिगर बना था और चालू कैसे हुआ? चालू हो गया और जब एक समान हमेशा के लिए फ्लो होना चालू हो, उसी को स्टेडी स्टेट फिगर और स्टेडी स्टेट वेव फॉर्म बोला जाता है। नहीं तो कोई आपको बोले कि वर्किंग एक्सप्लेन करो, तो अभी आप आई नॉट ला ही नहीं पाओगे, कैपिटल आई नॉट कैसे लाओगे यार? फिगर्स डिजाइन किए, पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट किए, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आप स्टार्ट किए तो इनपुट दोगे 0.1 और बैटरी था सपोज करो 50 वोल्ट और इनपुट दिए 0.1 वोल्ट। अब दुनिया की कोई ताकत कैसे कर देगी डायोड को ऑन? अब ये डायोड आपका क्या हो गया? ऑफ। अब ये बैटरी वोल्टेज है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट कनेक्टेड है किससे? एन से। ये दोनों को तो निपटा देगा, तो करंट आई नॉट जो लिखा हो तो कभी दिखा ही नहीं पाओगे आप। फिर आप बोलोगे करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो सर क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्योंकि फिगर में तो बोला था 50 हमेशा फ्लो होगा, अब 50 सर दिख नहीं रहा, कैसे फ्लो होगा? करंट अगर आपके पास 10 एम्पियर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो करंट तो 0 एम्पियर दिख रहा है यार स्टार्टिंग में। तो जब हम बोलते कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री तो ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो करंट है आपके पास ये स्टडी स्टेट करंट है, जो होना था हो गया, ये स्टडी स्टेट करंट है। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करते हो 2 पाई से पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आप बोल देते कि डायोड आपके पास जो है वो ऑन है, तो वैसे ही फिगर बनता है, क्योंकि रजिस्ट्री लोड के समान बिहेवियर होने चालू हो जाता है। तो अगर कोई बोलता है कि एवरेज आउट वोल्टेज निकालना है आपके पास, तो आप स्टडी स्टेडी बना देते हो, आप बोल देते हो कि ठीक है ये 0 से पाई है, थीटा उनका कंसेप्ट ही खत्म हो गया, मतलब बैटरी वोल्टेज का, ये पाई से 2 पाई में आपका एफ डी ऑन है। तो इस जगह पर डिस्कशन का पार्ट इसलिए हट जाता है सर, इसमें तो हम लोग नहीं बना रहे बैटरी वोल्टेज। जब आप कंटिन्यूस कंडक्शन बात कर देते हो तो करंट तो हमेशा फ्लो होगा, बैटरी कुछ नहीं कर पाएगा। तो नो यूज फॉर डी एंड एफ डी, डी और एफ डी को कुछ नहीं कर पाएगा ये। हाँ, बट कभी कभी यूज वाली बात जब होती है तो बैटरी वोल्टेज का इतना यूज है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट के बीच का रिलेशनशिप ये होता है आर एल ई लोड में, कि एवरेज आउटपुट करंट कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कि वी नॉट माइनस ई बाई आर होगा। बाकी अगर आपको वोल्टेज से करंट की बात नहीं करना है तो बैटरी वोल्टेज का कोई यूज नहीं आर एल ई लोड में इन केस ऑफ कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट विद द फ्रीव्हीलिंग डायोड। एक और चीज क्लियर है कि जब वी नॉट एफ डी के साथ जब आप बनाते हो, वी नॉट आर एल एफ डी लिखा नीचे और आर एल ई एफ डी लिखा नीचे, ये इसका जो फिगर होता है वो वी नॉट विथ रजिस्ट्री लोड का फिगर एक ही होता है, इन तीनों का फिगर एक ही है। अगर आप जब एफ डी बोल रहा हूँ तो कंटिन्यूस कंडक्शन मान लिया यार अपन, तो रिपल फ्री मान लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री आर एल लोड विथ एफ डी यही फिगर है भाई, आर एल है तो भी एफ डी है। आर एल में ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होती, आर एल में लोगों को बैटरी वोल्टेज बहुत अट्रैक्ट करता है, तो उनको लगता है बैटरी वोल्टेज कहाँ चला गया, बैटरी वोल्टेज कहाँ चला गया, कुछ नहीं कर रहा है बैटरी वोल्टेज, देयर इज नो यूज ऑफ बैटरी वोल्टेज। बैटरी किसी को रोक थोड़ी लेगा, जब आप बोल ही दियो कि कंटिन्यूस कंडक्शन है तो बैटरी किसी को रोक थोड़ी लेगा, और वैसे भी स्टडी स्टेट करंट की बात कर रहे हैं, कौन सा वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो चीज़ें क्लियर रहना चाहिए। नहीं तो अगर आपको कोई, अगर आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो अभी आपको आई नॉट करंट आप किसी को बता ही नहीं पाओगे, आई नॉट करंट कहाँ, तो जीरो करंट दिखना चालू हो जाएगा शुरू में तो। मगर बैटरी डोमिनेटिंग है, अगर बैटरी 20 वोल्ट भी है और इनपुट के पास 1 वोल्ट है, अब इनपुट के पास 1 वोल्ट और बैटरी 20 वोल्ट लगा लो आप, कहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा यार, नहीं फ्लो होगा। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर हम बात करते हैं कि एक बार करंट फ्लो होना चालू हो गया, एक बार होगा ना यार, जब भी 20 वोल्ट से ज्यादा इनपुट जाएगा तब तो होगा ही। उसके बाद जब इंडक्टर के पास एनर्जी आ गई, अब बैटरी वोल्टेज कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडक्टर लगा है वो सब हैंडल कर लेगा, एनर्जी स्टोरेज रिलीज सब हो जाएगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव नहीं होता। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि सर आउटपुट वोल्टेज के वेव फॉर्म यही होगा, कि हाँ यही होगा, आर एल लोड एफ डी, आर एल ई लोड एफ डी और सिंपल रजिस्ट्री लोड। इसलिए बहुत सारी बुक में बोला जाता है कि जो फ्री व्हीलिंग डायोड रहता है उसके रिजल्ट कैसे होते हैं, तो बोला जाता है कि यार जैसे रजिस्ट्री लोड के फ्री व्हीलिंग डायोड, जैसे रजिस्ट्री लोड के रिजल्ट होते हैं वैसे ही एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, कोई थीटा उनका कंसेप्ट नहीं, क्यों, अरे बैटरी वोल्टेज कुछ नहीं रोकेगा किसी को, कुछ नहीं। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट कितना आ गया इन सबका, सर वी एम बाई पाई आ गया। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वी एम बाई पाई। अगर मैं वी ओ आर की बात करूँ तो वी ओ आर की बात कर रहे हो तो वी एम बाई टू आ जाएगा, कंटिन्यूस कंडक्शन जैसे एक रजिस्ट्री लोड के रिजल्ट होते हैं।
इसका मतलब इस जगह पे डायोड ऑन था, ये डायोड ऑन डॉन, और ये आपके पास एफडी ऑन, ये आउट वोल्टेज नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये आउट वोल्टेज का नेगेटिव रीजन तो हो नहीं सकता, एफडी ऑन हो जाएगा, एंटी पैरेलल डायोड लगा के रखे हो यार आप, ये इसलिए फिर बोला जाता है कि जब डायोड ऑन था तो सब स्टेडी स्टेट करंट बनाते हैं अपन, डायोड ऑन था, देखो करंट फ्लो रहा था आई नॉट, यस, फिर एफडी वाले समय में मेन डायोड ऑफ हो गया, फिर मेन डायोड ऑन हो गया, दिस वन, ये आई नॉट, ये सर जब जब एफडी ऑन था ये वाला करंट था, एफडी ऑन है, दिस वन, ये आई नॉट, मतलब ये आई डी सोर्स करंट और डायोड करंट, और ये आपके पास है आई एफ डी, दिस वन, दोनों का ऐड करो तो कांस्टेंट करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। सर ऐसा तो आप आरएल लोड में भी किए थे, कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री फ्री डायोड, हाँ लिखा तो ऊपर, वी नॉट आरएल में भी यही था। एवरेज वैल्यू कितना होगा सर, अरे आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई, आर एम एस वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड करंट और सोर्स करंट सिंपली आई नॉट बाई टू, थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल। एवरेज वैल्यू ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड करंट सर 180 के लिए तो कंडक्ट कर रहा है, तो आई नॉट बाई टू बिल्कुल सही है। आरएमएस वैल्यू सभी का सेम है यार, सोर्स करंट, डायोड करंट, इवन फ्री व्हीलिंग डायोड करंट, सभी का आरएमएस वैल्यू सेम है, आई नॉट बाई रूट टू, ये इसमें कोई इशू नहीं है, दिस ये तो सब स्टडी स्टेट वेवफॉर्म के हम बारे में बात करना चालू करते हैं, सब स्टडी स्टेट वेवफॉर्म बनाते हैं, स्टडी स्टेट डब्ल्यू मतलब वेवफॉर्म, स्टडी स्टेट वेवफॉर्म, दिस दोनों का ऐड करने से और SSW मतलब स्टडी स्टेट वेवफॉर्म। तो मैं फिर से सॉल्व नहीं किया, कल की बातें ही थी आपके पास, कल या परसों की, आरएल लोड से रिलेटेड, सिंपली मैं बात कर दिया। ये अब क्या होता है कि कभी कभी लिखा रहता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो SSC जेई चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम, तो थ्योरेटिकल बातें करना या आपके इंटरव्यू की बात करी जाए तो वहाँ पे आपको वहाँ पे मैथ्स तो करवाएगा नहीं कि चलो यार मैं क्वेश्चन देता हूँ देखिए कैसे सॉल्व करते हो, इंटरव्यू में क्वेश्चन कहाँ से होगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसे इंटरव्यू हो सकता है। तो इंटरव्यू में हवा में बातें करना है, गुड वे में बात करना है, और आपको जानना है कि सच में आपको आता है कि नहीं, तो वहाँ या थ्योरेटिकल एग्जाम जितने भी होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, SSC, जो भी बेसिक एग्जाम होते हैं इंडिया के, तो एडवांटेजेस ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड लिख लो आप, एडवांटेजेस ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड, इसके चांसेस गेट में बड़े कम होते हैं कि गेट में 4 ऑप्शंस लिखे हो, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन बड़े चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनको गुड क्वेश्चन मैथमेटिकल फ्रेम करने का बहुत मन करता है। एडवांटेजेस ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड, FD is used for suppressing the negative region of output voltage waveform. FD is used for suppressing the negative region or area. FD is used for suppressing the negative area or region of output voltage waveform. FD is used for suppressing the negative region or negative area of output voltage waveform. Of output voltage waveform. Of output voltage waveform. Output voltage waveform. ठीक है, सेकेंड, FD increases the average value of output voltage. 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 Next, FD increases the output DC power.
FD increases the output DC power. Next, FD increases the rectifier efficiency. FD increases the rectifier efficiency. तो FD लगाने से रेक्टिफायर की एफिशिएंसी तो बढ़ ही रही है क्योंकि डीसी पावर बढ़ रहा है. तो FD increases the rectifier efficiency. FD increases the smoothness of output. Current waveform. FD increases the smoothness of output current waveform. FD increases the smoothness of output current waveform. FD increases the smoothness of output current waveform. हाँ, ये आप किसी को बता नहीं पाओगे हाउ. ठीक है, बाकी ऊपर की चारों पॉइंट तो बता दोगे. अगर मेरे को पांचवें पॉइंट के बारे में बात करना है, चारों पॉइंट तो हमको पता ही, ऊपर के जो चारों पॉइंट लिखे ऑलरेडी पता है, आप किसी को बता भी सकते हो क्योंकि ऑलरेडी इतना तो आपको आ गया. पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो पांचवें पॉइंट बताना बड़ा आसान नहीं किसी के लिए भी. मैं बोल रहा हूँ देखिए आपके पास जब विदाउट एफडी था, जब विदाउट एफडी, थोड़ी सी बात है, ऐसे कुछ पूछेगा तो नहीं. जब विदाउट एफडी था तो जब जब डायोड ऑन होता था Vs इक्वल टू क्या होता था, वी नॉट की वैल्यू आई नॉट आर प्लस एल डी बाई डी टी आई नॉट प्लस बैटरी वोल्टेज ई. ये बता फर्स्ट ऑर्डर नॉन, ये फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से आई नॉट का जो रिजल्ट होगा, आई नॉट की जो वैल्यू होगी आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन, वाई नॉट जो होगा वो टी आर होगा, मतलब सी एफ लिख देता हूँ. आई नॉट जो होगा वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होगा प्लस आई नॉट जो होगा वो पी आई होगा. पी आई इनपुट पर डिपेंड करता है और सी एफ जो होता है नेचुरल रिस्पॉन्स होता है. ये अब होता है क्या आपके पास कि जब आपके पास नहीं है तो आउट वेव फॉर्म रिपल फ्री तो भाई हम एज्यूम करते हैं, रिपल फ्री तो मिल नहीं सकता, वो भी रेक्टिफायर से रिपल फ्री मिल नहीं सकता. तो सपोज करो कंटिन्यूस है आपके पास, तो इसको ये ऐसा कंटिन्यूस है तो पता आपके पास ये सी एफ प्लस पी आई से बना हुआ है, चार्ज हो रहा है सी एफ प्लस पी आई से, डिस्चार्ज हो रहा है सी एफ प्लस पी आई से, फिर से चार्ज हो रहा है, द कंटिन्यूस वेव फॉर्म. ये दोनों ही रिस्पॉन्स है. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि विथ एफ डी क्या है, देखना ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ. विथ एफ डी क्या है, विथ एफ डी ये है कि जब डिस्चार्ज की बारी है, ड्यूरिंग चार्जिंग तो मेन ऑन था, ड्यूरिंग चार्जिंग डी ऑन था. जब डी ऑन था तो इक्वेशन ये पहले से वही बनेगा, आई नॉट की जो वैल्यू होगा वो तो आई नॉट सर वैल्यू होगा सी एफ और पी आई के एडिशन से. ठीक है, ओके. पी आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनपुट, सी एफ फॉर द नेचुरल रिस्पॉन्स. बट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मान लो डिस्चार्जिंग की कोई बात ही नहीं था, ये कंटिन्यूस से बोल दिया आप. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग है डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, एफ डी ऑन हो जाएगा. अगर एफ डी ऑन हो गया तो पता है इक्वेशंस क्या हो गया, एफ डी ऑन हो गया तो आउटपुट जीरो हो गया. इक्वेशंस क्या हो गया, आई नॉट आर प्लस एल डी बाई डी टी आई नॉट प्लस ई इक्वल टू जीरो. ये ऐसे ही हुआ ना आपके पास. अब आपके पास जो साइनसोइडल सिग्नल्स है वो आपके पास नहीं बचा क्योंकि एफ डी ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो गई. तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है आई नॉट का कंप्लीट सॉल्यूशन का, ये डोमिनेट करना चालू कर देता है सी एफ का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का, क्योंकि इनपुट एक्स्ट्रा नहीं है. अलग बात है कि बैटरी वोल्टेज है. तो जब आपके पास ये विदाउट एफ डी था तो ये आपके पास फिगर था. अगर विथ एफ डी अगर फिगर है तो ये आपके पास जब चार्ज हो रहा था तो ठीक है, और जब डिस्चार्ज होता है तो बहुत ही प्रॉपर और स्मूथनेस होता है इसके कंपेयर में. रिचार्ज हुआ फिर और स्मूथनेस होता है, ये और स्मूथनेस. ये जो रिजल्ट है ये डोमिनेटिंग होता है सिर्फ सी एफ के कारण. चार्जिंग में तो सी एफ प्लस पी आई दोनों है क्योंकि वही वाला इक्वेशन सी एफ प्लस पी आई दोनों ही है. लेकिन दूसरे वाले केस में सिर्फ सी एफ होता है. अब ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं और ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं होगा, तो ऐसे तो पॉल टाइम्स की बुक लिखी नहीं होती ऐसी इतना मैथमेटिकल फॉर्म में. बट ये आपके पास रीजन है, इसलिए बोला कि कोई बता नहीं पाएगा कि कैसे इंप्रूव कर रहा होगा स्मूथनेस. ठीक है, ये क्योंकि हम मैथ्स जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जानता हूँ और मैं हर चीज़ को मैथमेटिकली देखना चाहता हूँ. नेटवर्क इतना सारा जानता हूँ, मैं मैथ्स जानता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. पॉल टाइम्स की बुक तो ऐसी लिखी नहीं होगी और आपको कोई पूछेगा भी नहीं इतना डिटेलिंग. थ्योरेटिकल कोई पूछेगा तो बोलेगा कि क्या करता होगा फ्री व्हीलिंग डायोड, तो आप उसको बहुत अच्छे से बता सकते हो कि फ्री व्हीलिंग डायोड से सर एफिशिएंसी बढ़ जाएगा.
वो पूछेगा कि हाउ एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे डीसी पावर बढ़ जाएगा। हाउ डीसी पावर? तो सर डीसी पावर इसलिए बढ़ जाएगा बिकॉज डीसी वोल्टेज बढ़ जाएगा। डीसी वोल्टेज क्यों बढ़ गया करके, तो आप बोलोगे कि जो फ्रीव्हीलिंग डायोड के बिना था उसमें जो नेगेटिव एरिया था उसके कारण एरिया जो था ओवरऑल कम हो रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके। अब आप नेगेटिव को जीरो कर दिए, नेगेटिव को रिमूव कर दिए, तो इंप्रूवमेंट हो गया पॉजिटिव एरिया में। पॉजिटिव एरिया बढ़ा नहीं, पॉजिटिव एरिया जो कम हो रहा था नेगेटिव ऐड करने का, अब 10 में आप -3 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा ना। अब 10 में 0 ऐड करोगे तो 10 ही रहेगा। पॉजिटिव एरिया बढ़ा नहीं, लेकिन नेगेटिव एरिया कम हो गया। तो 10 + 0 10 - 3, तो 10 + 0 इज इंपॉर्टेंट ना। तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव एरिया बढ़ गया, 10 पहले भी था अभी भी 10 है, बट नेगेटिव एरिया भी था जो कम कर दे रहा था, अब नेगेटिव एरिया 0 कर दिए। तो 10 - 3 पहले था, अब 10 + 0 है, या 10 - 0 है, तो 10 ही बच गया। इसलिए आप फ्रीव्हीलिंग डायोड अगर लगा रहे हो तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक रेक्टिफायर की कि भैया बढ़ना चाहिए डीसी पावर, तो बढ़ रहा है। और स्मूथनेस वाली बात है आपके लिए एक्स्ट्रा, ऐसा कोई पूछेगा भी नहीं, और इसलिए भी नहीं पूछेगा हाउ, तो कहाँ कोई बताता है, तो इस टाइप की चीज़ें कोई पूछेगा नहीं। ये आपके लिए इंडिविजुअल था। और वो भी इसके लिए अगर आप बहुत अच्छा मैथ्स जानते हो, मैथ्स में सीएफ और पीआई जानते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, यू आर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी वेरी गुड, नेटवर्क थ्योरी बड़ा अच्छा जानते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें इस बोर्ड में इस साइड में जो लिखा हुआ है। व्हाट यू मीन बाय द सीएफ एंड व्हाट यू मीन बाय द पीआई, और आप किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो, तो इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज तो ना कोई पूछेगा ना कोई कहीं लिखा है। तो मैं इसलिए ऐसी बात कर पाता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बात पे मैं अटक गया। अब एक बात पे अटक गया तो 24 घंटे तक वो बात चल रही है कि कैसे इंप्रूव करता होगा, कहीं तो नहीं लिखा। 50 बुक ढूंढ लिए, सर्च कर लिए, गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च कर लिए, कैसे होता होगा। तो कई बार इसके साथ में रहता हूँ बहुत समय तक कि लिखा है तो होगा ही, हाउ, तो हाउ वाली चीज़ में मेरे को बहुत टाइम लगता है। मेरे गेट अकेडमी में सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो मेरे को ही लगता है किसी भी टॉपिक को रेडी करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ, एकदम एक्सेस टाइम। कभी कभी 2 या 3 लाइन के लिए मैं 2-3 दिन लेता हूँ। एक्चुअली आगे बढ़ता नहीं, मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा मैथ्स था, कोई पूछेगा नहीं, ये कंफर्म है। हाँ, लेकिन शुरू के 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम पावर टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी मेन कंसर्न वाली बात है। तो भाई एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी इसलिए बढ़ रहा है, डीसी पावर बढ़ रहा है, डीसी पावर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डीसी वोल्टेज बढ़ रहा है। डीसी वोल्टेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 10 में से जो माइनस हो सकता था 3 या 4, वो नेगेटिव एरिया ही अपन रिमूव कर दिया, कट कर दिया ना यार, क्लिप कर दिया नेगेटिव एरिया। तो पॉजिटिव एरिया बढ़ा नहीं, पॉजिटिव एरिया जितना था उतना रह गया। ये भी तो एडवांटेज हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास लोड की अगर बात की जाए तो इससे ज़्यादा लोड कुछ होगा नहीं, सब केसेस ले लिए। कैपेसिटी तो मेरा एक्स्ट्रा लेके रख चुका था, ऐसा तो कोई लेता नहीं नॉर्मली, तो ठीक। अभी लोड वाइज पूरी बातें होगी। और कई बार ऐसा होगा, बहुत सारी बुक ऐसी रहती है कि आरएलई लोड दिया है, एफडी लिया हुआ है, कंटिन्यूस कंडक्शन में बैटरी वोल्टेज दिया नहीं। अब कई लोग बैटरी वोल्टेज ढूंढ रहे हैं। अब जो बहुत ज़्यादा जानता है उसको पता है बैटरी वोल्टेज कुछ नहीं करेगा, कंटिन्यूस कंडक्शन है, कोई रोक थोड़ी लेगा। तो बैटरी वोल्टेज लिखने की नीड ही नहीं है क्योंकि कोई कंसेप्ट ही नहीं थीटा 1 और उसका। हाँ, जब आरई लोड है, जब एल है ही नहीं, तो बैटरी वोल्टेज प्ले करेगा अपना रोल। जब इंडक्टेंस है ही नहीं तो एनर्जी स्टोर और रिलीज वाली बात तो है ही नहीं, तो ज़्यादा देर तक अपने पास रख लेगा ऐसा तो है ही नहीं। बैटरी वोल्टेज से आप कम दोगे तो ऑफ होगा, बैटरी वोल्टेज से ज़्यादा दोगे तो ऑन होगा, इसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब आप एल लगा दिए तो एल अपना रोल प्ले करेगा, और एल जो अपना रोल प्ले करता है वो बैटरी वोल्टेज से भी डोमिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि ऐसे मैथ्स का डिस्कशन होता है। कहाँ हम बात करते हैं कि ई का रोल ज़्यादा है कि एल का रोल ज़्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं होती कभी। तो पूरी स्टोरी का जो पार्ट था आपके पास, पूरे लोड हम कवर कर लिए, एक बेसिक हमको आइडिया हो गया कि रेक्टिफायर में क्या क्या बातें हो सकती है, सोचने का एक नज़रिया हो गया। ऐसा नहीं कि हम पूरा पढ़ लिए, जैसे एक गुड नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से कोई पूछ सकता है और किस तरीके से हमको सोचना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमारे कॉपी में कोई भी रिजल्ट लिखा है, अगर हमको 0 याद है तो हम
कोई भी चीज़ कभी भी कोई पूछेगा तो हम निकाल लेंगे उसी समय। नहीं, कोई भी चीज़ अगर मैं सिर्फ अनकंट्रोल की बात करूँ और इस लोड की बात करूँ और इसमें से कोई कुछ भी पूछे जितना मैं पढ़ाया हूँ, तो इसके लिए मेरे को याद रखने की कुछ नीड नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब मेरे को लगता है कि कंट्रोल रेक्टिफायर पे जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब SCR की एंट्री मारते हैं। तो क्या करो, आपके पास अब हेडिंग डालते हैं। इसका 46-47 क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं कंट्रोल रेक्टिफायर का। तो कंट्रोल हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर तक तो पहुंचा ही नहीं है मेरे को। कंट्रोल्ड हाफ वे रेक्टिफायर, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ेगी, थोड़ी सी बातें भी बढ़ेगी। कंट्रोल्ड हाफ वे रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड हाफ वे रेक्टिफायर। कंट्रोल्ड हाफ वे रेक्टिफायर, जब हम कंट्रोल हाफ वे रेक्टिफायर बोल रहे हैं तो हमारा जो डिवाइस है वो SCR है। ये लोड है आपके पास R, L और E। ये अल्फा, ये सोर्स करंट, यही थारिस्टर करंट और ये थारिस्टर वोल्टेज ड्रॉप, जैसे कि डायोड लिखते थे, अब थारिस्टर आ गया। लोड वोल्टेज, लोड करंट, दिस वन। तो बात करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ गई, एक टर्मिनल है जो कंट्रोलिंग टर्मिनल है। तो जो हमारा गेट टर्मिनल होता है वो कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। एनोड कैथोड तो ये डायोड वाला है। ये जो टर्मिनल है आपके पास, दिस वन इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल, गेट टर्मिनल, कंट्रोलिंग टर्मिनल, गेट टर्मिनल, गेट टर्मिनल। अगर मैं बोलूँ कि इसमें भी केस लिख देता हूँ, केस 1 मतलब R नॉट इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0 और E इक्वल टू 0। तो रजिस्ट्री लोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहला स्टार्ट वैसे ही किया था जैसे वहां पे था आपके पास। तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, ये थारिस्टर आपके पास है, ये अल्फा है, ठीक है, ये थारिस्टर वोल्टेज लिखने का स्टाइल सही रखेंगे। ये थारिस्टर करंट है जो कि सोर्स करंट या सप्लाई करंट के बराबर और लोड करंट के बराबर भी है, बिकॉज ये क्या है, R, दिस वन इज द V नॉट, दिस वन इज द I नॉट। ठीक है, ये VS, ये सही है। हाँ, तो मैं रजिस्ट्री लोड लिया हूं बस। अब डायोड में तो दो स्टेट्स होते थे यार। डायोड में कितने स्टेट होते थे? दो, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस ऑन, रिवर्स बायस ऑफ। डायोड के दो स्टेट्स होते हैं यार, फॉरवर्ड बायस ऑन और रिवर्स बायस ऑफ। ये एक डायोड, एक डिवाइस है आपके पास। ये फॉरवर्ड बायस कंडक्शन जिसको आप ऑन बोलते हो, और एक रिवर्स बायस ऑफ। तो रिवर्स बायस ऑफ इस फॉरवर्ड बायस कंडक्शन को सिंपली फॉरवर्ड बायस भी बोल देते हैं। ये जब आप SCR या थारिस्टर में आते हैं तो स्टेट जो होता है आपके पास वो तीन होता है। एक होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ऑफ, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। एक होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। वहाँ पे दो ही थे, फॉरवर्ड कंडक्शन। ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड वैसा होता है जैसे डायोड में होता है, और ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड वैसा होता है जैसे डायोड में होता है। ये पहला वाला डायोड में नहीं होता। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में SCR ऑफ हो सकता है। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो है ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। यहाँ पे हमारा SCR ऑफ, यहाँ पे हमारा SCR ऑन है।
और यहाँ पे SCR आपका ऑफ है, तो रिवर्स ब्लॉकिंग। ये तो रिवर्स बायस में तो डायोड समान बिहेवियर है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में दो स्टेट्स है, एक ऑफ भी है और एक ऑन भी। ऑपरेटिंग मोड 3 होते हैं SCR। अब सोचो पॉजिटिव हाफ साइकिल दूंगा मैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल देने से ऐसा नहीं होगा कि हमारा SCR जो है वो कंडक्ट कर जाएगा या ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस देने से भी। इसका मतलब ये है कि थॉट ये है कि अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू अगर लिख रहा हूँ तो कैसे होना चाहिए, ये ऑपरेटिंग मोड से। पहली बार हम कर रहे हैं तो अपनी स्पीड नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि SCR की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग मोड। ठीक है, ये ऑपरेटिंग मोड से होगा। ये क्या होगा, V0 लिख लेते हैं, V0, ठीक है। और ये लिख लेते हैं VT, थारिस्टा वोल्टेज। ऐसे करके बस इतना ही आपके पास कॉलम बना है। ध्यान रखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेके अल्फा तक ले रहा हूँ ये, फिर मैं अल्फा से लेके पाई तक ले रहा हूँ, फिर पाई से लेके 2 पाई तक ले रहा हूँ, फिर 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक। ये ऐसे करके लिखना चालू किया। है ना, तो अपने को कोई SCR से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा वो। बिना SCR के ऑपरेटिंग मोड्स पढ़े हम पूरा पावर ट्रांस पढ़ लेंगे, फिर पहले चैप्टर में जब सबसे लास्ट में आऊँगा तब तक आपके पास ऐसा रहेगा कि SCR सर क्या ही होता है, सर नहीं पढ़ा है तो भी SCR के बारे में सब कुछ पता चल गया। मतलब मैं तो ऐसा वर्किंग नहीं पढ़ाया, लिखवाया नहीं, बताया नहीं ऐसा पूरा फिगर बना के, लेकिन तो भी अपने को पूरा पता चल जाएगा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बार बार अपन कंपेयर भी कर रहे हैं डायोड्स। ये अब सोचो कि फॉरवर्ड बायस है हमारे पास, और बट आपके पास 0 से लेके अल्फा तक है। इसका मतलब है कि अल्फा आपके पास ट्रिगरिंग सिग्नल होता है, कि जब आप ट्रिगरिंग सिग्नल दे रहे हो तो पता आपके पास ऑपरेटिंग मोड जो होता है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है। द फॉरवर्ड बायस नहीं है, ये फॉरवर्ड क्या है, ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ये क्या है बताओ, क्या अल्फा के बाद द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। दिस पाई से लेके 2 पाई तो रिवर्स आपके पास हो गया, तो इज द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो 2 पाई खत्म हो चुका था, हाँ, लेकिन 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा और किया तो फिर से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। इसका मतलब क्यों ना मैं एक साइनसोइडल सिग्नल पे पहले फोकस करता हूँ, जो आपका AC सिग्नल्स है, फिगर बाद में बनाते रहेंगे, बहुत सारी बातें करते रहेंगे। एक साइनसोइडल सिग्नल्स है, दिस ये VS बना रहा हूँ। आप एक नया पेज सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप इसके नीचे बहुत सारी फिगर बना सकते हैं। -V, ठीक है, ओके। आपको सब्जेक्ट टफ तो नहीं लग रहा ना, नहीं ना, ठीक है। और थोड़ा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग भी नहीं और टफ भी नहीं ना। एनालॉग सर्किट से टफ, एनालॉग सर्किट से इजी। मतलब हमारे जो ओपिनियन होते हैं ना, वो बहुत बायस्ड होते हैं। इसका मतलब है, सपोज करो अगर बहुत सारे लोग चिल्ला दिए कि एनालॉग सर्किट से इजी,
तो हमको अपने आप ईजी लगता है। तो हमारे जो व्यूज होते हैं वो बायस्ड होते हैं। देखना कैसे कैसे पता चलेगा आपको, जैसे बताता था आपके आपके ओपिनियन कैसे बायस्ड होते हैं। एक कोई मूवी आप देखें और मूवी आपको अच्छी लगी, फिर बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने के बाद जिन 7 लोगों से पहले बात हुई उन 7 लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। फिर आपको रिव्यू के बारे में पता चला, फिर रिव्यू वाला भी बोला अच्छी नहीं लगी। उसके बाद ना जो आपको अच्छी लगी थी वो भूल गए, अपने को भी अच्छी नहीं लगी। यकीन मानिए हमारा चेंज हो जाता है, ओपिनियन चेंज हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। और कभी कभी हमको मूवी अच्छी नहीं लगी, लोग बोल रहे अच्छी लगी, तो अपन को ना डाउट हो गया, मेरे में प्रॉब्लम है क्या, अपने आप अच्छी लगना चालू हो जाती है। तो ऐसा होता है, कन्फर्मेशन बायस होता है, ऐसा साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है ये। कन्फर्मेशन बायस, ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ये टर्म। अब देखो आपके पास, अभी तक हम वेवफॉर्म बनाते थे, लेकिन अब ना आपके पास ट्रिगरिंग सिग्नल भी बना दिए। देख रहे हैं ट्रिगरिंग सिग्नल कहाँ बना हुआ है, अल्फा पे। दूसरा कहाँ बना हुआ है, 2 पाई। इसका मतलब है जब एक एस की जब हम बात करते हैं तो एक एस जो होता है, एस अगर एनोड टू कैथोड कनेक्टेड है, दिस वन एस, तो इसका मतलब है कि अल्फा पे ट्रिगर्ड है, 2 पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर्ड है, हर पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद अल्फा पे ट्रिगर्ड है। तो अल्फा पे अगर ट्रिगर्ड है तो अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल 2 पाई के बाद आएगा, तो अगला नंबर क्या लिखा है, 2 पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा के बाद पाई प्लस अल्फा नहीं होता भैया, अल्फा के बाद दूसरा नंबर क्या होता है, 2 पाई प्लस अल्फा। अरे तभी तो टाइम पीरियड 2 पाई हुआ ना, 2 पाई प्लस अल्फा के बाद अगला नंबर 4 पाई प्लस अल्फा। दिस इज द ट्रिगरिंग सिग्नल। तो क्या होता क्या आपके पास, कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रिगरिंग सिग्नल फॉरवर्ड बायस में अगर आप नहीं दिए, इसका मतलब पता आपके पास अल्फा के पहले फॉरवर्ड बायस तो था, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो चुका है, बट डायोड तो है ही नहीं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट किया तो डायोड कंडक्ट कर जाएगा। तो एस है, इसमें फायरिंग सिग्नल चाहिए आपके पास कंडक्ट करने के लिए मिनिमम। लेचिंग और होल्डिंग करंट का कंसेप्ट नहीं बताया, नहीं तो फिर उस समय दिखता है कि कितना मिनिमम करंट आपको चाहिए जब वो कंडक्ट करे करके, ठीक है, तो वो तो अपने बात नहीं की, तो उसको अवॉइड कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल चालू होने से डायोड ऑन होता है, एस नहीं होता। एस के लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट कर रहे हो तो जो अल्फा आप दे रहे हो उसके बाद ही कंडक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर अल्फा के पहले हो तो ये ऑफ रहेगा, पता आपको, बट अल्फा के बाद हो तो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। इसका मतलब ये है कि अल्फा के पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, डायोड में ऐसा कोई स्टेट नहीं होता। इसका था फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड लिखा है ना, एफ मतलब फॉरवर्ड ही हुआ, बट ये ब्लॉकिंग मोड है। डायोड में इस नाम की कोई चीज नहीं होती है। अल्फा के पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, इसका मतलब ये ऑफ होगा। ये क्या लिखा है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और रिवर्स बायस में तो होना ही है, रिवर्स बायस में कोई बात ही नहीं है, ये रिवर्स बायस है तो नॉर्मल डायोड मोड हो गया। रिवर्स बायस में था नॉर्मल डायोड मोड। फिर 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा लिखा, ये 2 पाई है, ये क्या है, ये क्या है, 2 पाई दिस वन, ये। और इसके बाद फिर से 2 पाई प्लस अल्फा पे फॉरवर्ड बायस फिर से है, लेकिन ब्लॉकिंग है। अब आपको ये देखना है कि ओवरऑल अगर मैं चाहता तो 3 ही लिख सकता था, 3 ही स्टेट होते, आपको लग रहा होगा 4 हो गए, नहीं 4 नहीं है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा तो पहले ही वाला है यार। 0 से अल्फा मतलब 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा, तो पहला और चौथा तो सेम ही है ना, वो तो लिखने के लिए 4 बना दिया, मोड तो 3 ही है। 0 के बाद अगला वैल्यू जो होगा पीरियोडिसिटी की वाइज 2 पाई पे आएगा। जो 0 से अल्फा में हो रहा वही कहाँ पे होगा, जो 0 से अल्फा में हो रहा वही कहाँ पे होगा, 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा में। ये फिर से ट्रिगरिंग, तो ये अपन बात करने वाले वो बड़े आराम से, क्योंकि सीआर हम पहली बार सर्किट वाइज यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि यार ये 3 केसेस के अपन फिगर बना लेते हैं, वी नॉट तो लिख ही लेंगे और थायरिस्टर वोल्टेज लिख लेंगे। मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, और एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का 3 सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। पहली बार एस पढ़ रहे तो स्पीड थोड़ा सा स्लो रख रहे हैं, जब अपन एस से भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो एस में भी स्पीड बढ़ा लेंगे, फिर अपन कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, 3 सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का, और ये इस टेबल में भी ये जो है इसको भी छोड़ दिए, इसको भी करेंगे कंप्लीट, इसको भी टेबल बना के रख दिए, ठीक है। तो मैं भी एस के बारे में
कर देता हूँ कि ठीक है, 3 मोड पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। अब सोचो कि अगर मैं बोलूँ कि मॉड 1 की बात कर लेता हूँ, ये मॉड 1 ओमेगा टी की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा है लेकिन अल्फा से कम, जिसको आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोल रहे हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब होता है ऑफ। तो ऑफ बना दे रहा हूँ मैं, देखो ऑफ कर दिया। ऑफ में थायरिस्टर वोल्टेज तो बनेगा, करंट कितना फ्लो होगा? 0। लोड क्या है? रजिस्टिव। कितना करंट? लोड करंट। ऑल करेंट्स आर सेम यार, तो 0। वी नॉट की वैल्यू 0, ठीक है। ये वी एस, ये फिगर इधर मॉड 1 फिगर बन गया। यस। अब ध्यान दो कि इस फिगर में अगर आपको कुछ बताना है कि क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इस फिगर में सोर्स करंट, थायरिस्टर करंट, लोड करंट, कितना करंट है? कुछ भी लिखो, 0 एम्पियर। आउट वोल्टेज कितना होगा? वी नॉट की वैल्यू 0 वोल्ट। क्यों? रजिस्ट्री लोड है ना यार। हाँ, लेकिन अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ, केवीएल तो कितना होगा पता है? माइनस वी एस प्लस थायरिस्टर वोल्टेज, और आउटपुट 0 है बिकॉज रजिस्ट्री लोड है। थायरिस्टर वोल्टेज का आंसर कितना है? वी एस आया। तो अगर मेरे से बोले कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मेरे लिए तो हमेशा डिवाइस का ड्रॉप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। थायरिस्टर वोल्टेज इज वी एस। मॉड 1 है ये। अगर ये मॉड 2 होता, मतलब फॉरवर्ड बायस में होता, फॉरवर्ड बायस ही है, मॉड 2 अल्फा के बाद की बात कर रहे हैं, अल्फा के पहले और अल्फा के बाद की बात। फॉरवर्ड बायस ही पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस समय ना ऑन है ये, ऑन कर दिए, करंट तो फ्लो होगा इस बार, सोर्स करंट, थायरिस्टर करंट, लोड करंट, करंट फ्लो होगा। थायरिस्टर वोल्टेज की वैल्यू कितना हो गया? 0 वोल्ट। क्यों? जैसे डायोड ऑन होता है तो 0 वोल्ट होते हैं। ये आर है। लास्ट टाइम थायरिस्टर वोल्टेज किसके बराबर था पहले वाले मोड में? वी एस के बराबर। अभी ना आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है? वी एस के बराबर। इसका मतलब वी एस तो आएगा ही, थायरिस्टर वोल्टेज वी एस आएगा, या तो फिर आउटपुट वोल्टेज वी एस आएगा, क्योंकि वी एस ही तो दो में डिवाइडेड है। अब अगर मैं बोलूँ कि अब इस फिगर में क्या है, इस वाले मोड में, तब आपको दिख रहा होगा कि सर आउटपुट वी एस के बराबर है, बिल्कुल। और थायरिस्टर वोल्टेज किसके बराबर है? सर 0 वोल्ट। ऑन है ना एक्चुअली ये तो। ये मॉड 2 आपके पास, ये ऑन है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो होता है वो ऑन होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप इज 0 वोल्ट। ये थायरिस्टर का ड्रॉप इज 0। तो सर्किट डायग्राम इज वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो 3 मोड है, मॉड 1, मॉड 2। अगर मैं मॉड 3 की बात करूँ, तो सर हो तो दो ही चीज़ है ना, अलग बात है आप 3 बोल रहे हैं, लेकिन हो तो ऑन और ऑफ ही हो रहा हो। हाँ, मॉड 1 ऑफ, मॉड 2 ऑन हो, फिर से ऑफ। तो सर ऑफ तो वैसे ही होगा। हाँ, होगा वैसे ही, देखो ध्यान से। अगर मैं मॉड 3 की बात कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक है? पाई से लेके 2 पाई तक, जैसे डायोड में होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थायरिस्टर ऑफ है, बिल्कुल रिवर्स बायस के कारण ऑफ। इनपुट वोल्टेज की पोलैरिटी वो अपन कभी चेंज नहीं करते, क्योंकि वो हमारा स्टाइल है, चाहे कोई भी मोड चल रहा हो। करंट 0 फ्लो हो रहा है, ये ठीक है। थायरिस्टर वोल्टेज ये है, ये ठीक है। और यहाँ से आउटपुट जो है ये आर है, करंट 0 फ्लो हो रहा है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट। ये तो अगर मैं बोलूँ कि सब तो 0 है, हाँ, बस केवीएल लगा हुआ तो क्या आएगा? माइनस वी एस प्लस थायरिस्टर वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप 0 है, तो थायरिस्टर वोल्टेज का आंसर कितना है? कितना है? थायरिस्टर वोल्टेज कितना आया? वी एस आया। तो सर पहले में भी था, अरे पहले में थर्ड आएगा तो थायरिस्टर वोल्टेज वी एस ही, जब ऑफ वो है तो ये भी ऑफ। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले ऑफ और इस वाले ऑफ में? वो फॉरवर्ड बायस में ऑफ था, ये रिवर्स बायस में ऑफ है। उस समय सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव है, इस समय सोर्स वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है। तो सर वीएस की पोलैरिटी चेंज क्यों नहीं किया? अरे मैं कब चेंज किया हूँ? चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, नेटवर्क पढ़ाऊँ, एनालॉग सर्किट पढ़ाऊँ, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज लिखता हूँ तो मैं उसकी पोलैरिटी चेंज कभी नहीं करता हूँ, चाहे सब्जेक्ट चेंज हो जाए। तो ऐसे करके अपने को 3 फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए, मॉड 1 का फिगर, मॉड 2 का फिगर और मॉड 3 का फिगर, और आराम से कि सर ये आपके पास में।
हाँ, इतना कर लिया अपन। अगर मैं बोलूँ कि आउटपुट वोल्टेज का फिगर अपने को ड्रॉ करना हो थारिस्टर वोल्टेज के फिगर को, रजिस्ट्री लोड है तो करंट पे फोकस नहीं करेगा क्योंकि वोल्टेज का जो फिगर है, वोल्टेज का जो फिगर है करंट का भी फिगर होगा, इसलिए वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम अपना एक वेवफॉर्म कम कर लिए क्योंकि वी नॉट का जो फिगर वो आई नॉट का भी होगा, डिवाइड बाई आर ही तो होगा। अब मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का बनाऊंगा, थारिस्टर का अलग से बना लूंगा। आप एक ही जगह पे बनाओगे तो दैट विल वेरी वेरी गुड, मतलब आउटपुट बनाओगे उसके नीचे थारिस्टर वोल्टेज बनाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये अपना मेन चीज़ है। अब मैं ना सिर्फ आउटपुट वोल्टेज पे फोकस कर देता हूँ। चलो, जब आप रजिस्ट्री लोड बनाते हो तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक्सिस नीचे बनाओ। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री लोड में आउटपुट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो बीच में लाइन खींचने का कोई मतलब नहीं है कि मिडिल से लाइन खींच दिया, नीचे ही बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि माइंड में तो क्लियर है ना कि नीचे तो कुछ बनेगा नहीं, आउटपुट वोल्टेज का नीचे कुछ नहीं बन सकता ना, क्योंकि रजिस्ट्री लोड में आउटपुट नेगेटिव कैसे हो जाएगा यार? आउटपुट नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना रजिस्ट्री लोड चल रहा है तो इसलिए मैं एक्सिस को मिडिल में नहीं बनाता हूँ। अगर मेरे को पता है पॉजिटिव भी बनेगा नेगेटिव भी बनेगा तो मैं एक्स एक्सिस को मिडिल में बनाऊंगा, ऊपर और नीचे आ जाएगा करके। इसको नीचे क्यों बनाता हूँ? क्योंकि रजिस्ट्री लोड है, और अगर फ्री व्हीलिंग डायोड है तब भी नीचे बनाऊंगा। जब नेगेटिव आने वाला नहीं और ये बात मेरे को पता है तो मैं क्यों अपना फिगर का जो स्पेस है उसको सही तरीके से यूज क्यों ना करूँ? ठीक है। अब देखिए आपके पास जब ऑफ था तो वी नॉट की वैल्यू 0 थी, तो अगर मैं बोल दूँ कि ये आपके पास है, इसको अल्फा लिख देते, एक ही पॉइंट बना देता हूँ, ये बना दिया, ये अल्फा है। पता आपके पास ये 0 है। क्यों 0? रजिस्ट्री लोड है, करंट 0 फ्लो हो रहा था। जैसे ही आप ट्रिगर्ड किए, पता है आउटपुट वोल्टेज वीएस हो गया। जैसे ही ऑन हुआ आउटपुट वोल्टेज वीएस हो गया। अब जैसे ही ऑन हुआ आउटपुट वोल्टेज वीएस हुआ, वीएस के लिए वीएम साइन ओमेगा टी है। अगर वी नॉट की वैल्यू अगर वीएस है, वीएस की वैल्यू वीएम साइन ओमेगा टी है, बट अल्फा पे कितना होगा आउटपुट वोल्टेज? ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे कितना होगा? सर ये होगा वी एम साइन अल्फा। इसका मतलब है ये सीधे ही डिसकंटिन्यूस होता है। पहले तो ऑफ था क्योंकि करंट 0 फ्लो हो रहा था, रजिस्ट्री लोड है। ये वी एम साइन अल्फा होता है, ये डिसकंटिन्यूस लाइन, ये मैग्नीट्यूड जो है पीक जो बना, ये इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज बना इज द वी एम साइन अल्फा। क्योंकि जैसे अल्फा की डायोड था, एक तो एस सी आर ऑन हो गया, तो आउटपुट वी एस को फॉलो कर लिया, और किस जगह पे ऑन हुआ? अल्फा पे, तो डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया अपन, तो वी एम साइन अल्फा। ये उसके बाद, अब उसके बाद तो ऑन ही है सर। क्या ये पाई? हाँ बिल्कुल, ये ले लो, ये पाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये फिर उसके बाद पूरा फिगर वैसे ही जैसे बनता है, बट ये मैग्नीट्यूड जो है ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वैल्यू? वी एम साइन अल्फा। ये आपको क्लियर है ना जी। आगे पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई तो 0 होगा सर, रिवर्स बायस। ये 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा वो भी 0। रजिस्टिव लोड है, करंट 0 फ्लो हो रहा है, तो क्या है ये? फिर आपके पास ये हाइट हो, ये दिस वन 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इवन के तो आउट वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं था। आपको वैसे फोकस करना चाहिए सर, वो एकदम से जब डायोड सर्किटरी था तब ऐसा तो नहीं था रजिस्टर लोड में। हाँ, वहाँ क्यों होगा? यहाँ पे अल्फा पे जैसे ट्रिगर किए आउटपुट इनपुट के बराबर हुआ, लेकिन किस जगह पे? अल्फा पे। तो वी एम साइन ओमेगा टी में अगर ओमेगा टी अल्फा पुट करोगे तो वी एम साइन अल्फा हो, एब्रप्ट चेंज। ये बन गया आपके पास आउटपुट वोल्टेज। अब आपके पास इसके जस्ट नीचे आप अपना थायरिस्टर वोल्टेज का फिगर बना सकते हो। मेरे पास तो स्पेस नहीं है तो मैं अलग जगह यूज करूंगा। यहाँ पे क्या क्या हुआ यार? आउटपुट वोल्टेज कितना था? 0 सर, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ? अल्फा से लेके पाई में वी एस के बराबर, वी एस के बराबर मतलब वी एम साइन ओमेगा टी। फिर यहाँ पे कितना हुआ रिवर्स बायस में? ऑफ। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में ऑफ। हर जगह 0 है। अरे ऑफ है तो हर जगह 0। रजिस्ट्री लोड है नहीं यार, करंट 0 तो वोल्टेज भी 0। एक ही बार बस वी एस को फॉलो किया। थायरिस्टर वोल्टेज कितना था सर? थायरिस्टर वोल्टेज जो है जब जब ऑफ है थायरिस्टर वोल्टेज वी एस है सर, जब ऑन था तब 0 है। फिर रिवर्स बायस में ऑफ हुआ तो भी वी एस सर। ये देखो ध्यान से, दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को जब भी मिला दोगे यार वो वी एस ही आएगा, दोनों का एडिशन। क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज 2 वोल्टेज का एडिशन है। अगर दोनों का ऐड कर दिया जाए तो सप्लाई वोल्टेज एक्चुअली आउटपुट और थायरिस्टर वोल्टेज का एडिशन है यार। एक सप्लाई है और एक लोड है और एक डिवाइस है, तो दोनों का सीरीज सर्किट वोल्टेज की जो प्रॉपर्टी होती है सीरीज सर्किट में, सीरीज में वोल्टेज ऐड होते हैं, तो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ 2 वोल्टेजेस, आउटपुट एंड थायरिस्टर वोल्टेज। इसलिए दोनों 0 या दोनों वीएस नहीं हो सकते हैं, एक वीएस होगा हमेशा, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना आने वाला है? वीएस। दोनों 0 हो जाएंगे तो भी गलत, दोनों वीएस हो जाएंगे तो भी गलत। तो एक 0 है तो एक क्या है? वीएस है। ये तो सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है सीरीज सर्किट का कि सीरीज में वोल्टेज ऐड होते हैं यार।
मैं बोला कि मेरा जो मेन फोकस है, या आपका भी जो मेन फोकस होना चाहिए, वो थारिस्टर वोल्टेज पे होना चाहिए, क्योंकि थारिस्टर वोल्टेज में 3 बार वीएस लिखा है। आउटपुट तो बड़ा आसान था, एक ही बार वीएस था। थारिस्टर वोल्टेज का फिगर मेरे को ड्रॉ करना है, स्पेस भी है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, इधर इस जगह को यूज कर लेता हूँ। आप तो इसके नीचे बनाइएगा, इस जगह को मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक, इतनी जगह कंसेप्ट के लिए, कि सर थारिस्टर वोल्टेज का फिगर ड्रॉ कर रहे हो, जो वो सबसे इंपॉर्टेंट ये थारिस्टर वोल्टेज। देखा ध्यान से क्या हो रहा है, थारिस्टर वोल्टेज पता कितना है, वीएस के बराबर है 0 से अल्फा के बीच में। वीएस देख पा रहे हो, वीएस क्या है, साइनसोइडल सभी को पता है ना, वीएस क्या है, ये वीएस है सर, ये वीएस होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ये छोटी जगह में एक साइनसोइडल ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखता है, छोटे में तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा यार, यहां तक बना। उसके बाद अल्फा पे क्या हो गया, अल्फा पे ऑन हो गया, अल्फा पे क्या हो गया, ऑन, तो थारिस्टर वोल्टेज कितना हो गया, 0 0, तो 0 हुआ तो ड्रॉप हो गया, ये देखो 0 पे ड्रॉप। इसका मतलब ये कहां से 0 हुआ था, क्या मैग्नीट्यूड था उस समय, वीएम साइन अल्फा तक पहुंच चुका था ना यार, तभी तो फॉलो कर रहा था। ये वीएस है, वीएम साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे कितना हो गया आपके पास, वीएम साइन अल्फा, उस जगह पे 0 हो गया, ये दिस वन, ये ड्रॉप हो गया नीचे। कब तक, रुक जाओ, ये अल्फा, कब तक, पाई तक। पाई के बाद क्या है, फिर से वीएस यार, वीएस मतलब जो दिख रहा है वो ये बना दिया, ये पाई से कितना 2 पाई। बट इंटरेस्टिंग क्या है, 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा में फिर से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, वीएस को फॉलो कर रहा है, ये देखो पॉजिटिव, ये बना, ये और ये बना हुआ बनाना, ये फिर से 0, यस, 2 पाई प्लस अल्फा, ये नंबर कितना है 2 पाई, ठीक। ये बना आपके पास थारिस्टर वोल्टेज का फिगर ओमेगा टी। ये अगर मेरे को कोई बोले कि अभी तक मैं बोलूँ कि पहले दिन से जितने फिगर बना रहा हूँ मैं, पहले और कुछ बोला था इंपॉर्टेंट था, अगर मैं आज तक को इंक्लूड कर लूँ तो सबसे अच्छा फिगर ये है। जैसे धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा और स्टार डालते जाऊंगा तो अगला स्टार पहले स्टार पे भारी होगा। तो अभी तक का, आज तक का अपने जब से पहले दिन से क्लास हो रही है, उसमें सबसे अच्छा फिगर अब इस जगह पे थारिस्टर वोल्टेज का फिगर, ये वीटी का फिगर जो आपके सामने है, अगर मेरी जगह से देखोगे तो। आज ये क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे 29, 30, 29, ठीक है। इस फिगर में किसी को कोई दिक्कत, इज वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे दिक्कत है तो फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नंबर्स का एडिशन है ये, हमको तो फिर समझ रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और क्या क्या करना है। तो पावर टाइम्स की पहली क्लास में सब लोग ये सब बात करना चालू कर देते, मेरे को लगता है कि समय के बाद होना चाहिए, जैसे आज हम यहाँ तक पहुंचे। सबको इतना क्लियर, ओके, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अल्फा जो होता है फायरिंग एंगल, इस टेबल को हटा दिया, इस टेबल को बस। अल्फा क्या है आपके पास, फायरिंग एंगल, फॉरवर्ड बायस में हम देते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाता है एक थारिस्टर में NO2, इसी भी इस टेबल को, हाँ टेबल बस। तो अल्फा जो है वो फायरिंग एंगल है, डिले एंगल है। डिले एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्फा के बाद ही कंडक्ट करेगा, जब तक आप फायरिंग एंगल नहीं दोगे फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में जब तक आप फायरिंग एंगल नहीं दोगे तब तक वो कंडक्ट नहीं करेगा। ऐसा पॉसिबल है सर कि रिवर्स बायस में भी फायरिंग एंगल अपन दे सकते हैं, नहीं वो फुल वेव रेक्टिफायर में होगा। हाफ रेक्टिफायर में फॉरवर्ड बायस में फायरिंग एंगल आपके पास, वो फॉरवर्ड कंडक्शन तभी आएगा, फायरिंग एंगल से पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। अब ध्यान से अगर देख रहे हो तो अगर मैं बोलूँ कि इस फिगर में अल्फा आपको क्या लगता है, आपका प्रेडिक्शन क्या बोलता है कि अल्फा क्या है। अगर मैं किसी से बोलूँ कि अल्फा के बारे में, आप ऐसे बताओ अल्फा की वैल्यू क्या लगती है आपको अगर मैं बोलूँ अल्फा ले लो यार कोई वैल्यू, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100, 150, 200, क्या क्या आपको लगता है अल्फा की वैल्यू क्या है। अरे अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है,
तो आपको लिखना चाहिए कि सर साइनसोइडल सिग्नल का पीक वैल्यू जो वीएम है वो 90 डिग्री पे है। किस पे? ये तो पता है सभी को। ये कितना है? कितना है ये? 90 डिग्री, π/2। ये तो क्लियर है ना। तो जब मैं अल्फा की बात करता हूँ कंसेप्चुअल, तो बताओ क्यों अल्फा की देखो दो तरीके से बात कर रहा हूँ। एक अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 या π/2, और एक अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो कैसी बात करना चालू किया। अल्फा लेस देन इक्वल टू 90 या 90 से कम। पता आपके पास ये इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज की बात करूं कि इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज, पता क्या है इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज? इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज कितना है? तब वीएम साइन अल्फा तो होता ही है। जब भी आपके पास हम ऑन की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज यही होता है। यहाँ कितना होगा? यहाँ पे भी वही होगा सर, इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज वीएम साइन अल्फा। सही है। कोई भी अल्फा की वैल्यू रखो, जब भी डायोड, जब भी एससीआर ऑन होगा, अल्फा पे ट्रिगर करोगे, वीएम साइन अल्फा होगा, तो कोई बात ही नहीं है। अल्फा की कोई भी वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है? अल्फा कम हो ज़्यादा उससे क्या पड़ता है? बट फिर भी क्यों लिया मैं? इसलिए लिया कि अगर अल्फा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है तो बताओ पीक वैल्यू कितना होगा? पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा बताओ? अभी बताओ पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना है इस फिगर में? पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज बताओ इस फिगर में यार, पीक वैल्यू बताओ। है वीएम, ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज वीएम, पता है आपको? सही है। पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना है? वीएम। अल्फा 90 होता तो भी वीएम होता, क्योंकि वीएम साइन अल्फा में अल्फा 90 पुट करोगे वीएम ही होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या पता है कि जब अल्फा 90 से ज़्यादा होगा तो पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? अरे पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना? वीएम साइन अल्फा इज नॉट वीएम। हाउ? अगर अल्फा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो आईटी वालों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कैसे? कि पहले 0 था, अब सोचो 90 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट आउटपुट एक साथ बनाता हूँ। इनपुट आउटपुट जब भी आपको एक साथ बनाना हो, अब धीरे धीरे ऐसा करेंगे अपन, तो फिर पूरा डॉटेड लाइन यूज करूंगा मैं। क्यों डॉटेड लाइन? क्योंकि सॉलिड लाइन यूज करूंगा आउटपुट के लिए और डॉटेड लाइन इनपुट के लिए, तो एक साथ बन जाएगा। मतलब पता है V0 और VS दोनों इसके अंदर। अभी स्टार्ट है इसलिए मैं ऐसा नहीं करवाना चाहता, जो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वहाँ पास कंसेप्ट भी आएगा, कितनी चीज़ें खत्म ही नहीं होगा कभी। नहीं तो V0 और VS दोनों कैसे लिख दिया सर? अरे डॉटेड लाइन डाल दिया साइनसोइडल में पूरा। क्या कर दिया? साइनसोइडल में पूरा डॉटेड लाइन, और कलर चेंज करके सॉलिड लाइन यूज करूंगा। अब क्या है, ये कितना है? ये वाला वैल्यू 90, सपोज करो ये है 180, 150 है, तो यहाँ का ही होगा। अब सोचो इसके पहले तक क्या होगा? इसके पहले तक 0, यहाँ कहीं वैल्यू है, यही होगा। इंस्टेंटेनियस तो हो गई, डिसकंटिन्यूस ये तो होना ही है। ये उसके बाद ये कहाँ तक कंडक्ट करेगा? सिर्फ यहाँ तक, यहाँ तक। ये आपके पास अल्फा हुआ और ये कितना हुआ? पाई, सिर्फ इतना ही कंडक्ट किया। क्यों सर? रजिस्ट्री लोड है, नेगेटिव में कुछ नहीं होता कभी। करना पाई तक ही है, करना कहाँ तक है? पाई तक। और सर मैं अगर 180 से ज्यादा अल्फा दे दूं तो फिर तो मजाक होगा, आउटपुट 0 हो जाएगा, फिर अपन किस लिए पढ़ेंगे? अरे फिर किस लिए पढ़ेंगे अपन? आउटपुट 0। अगर 180 से कम है, अगर 170 दे दूंगा तो सिर्फ 10 डिग्री के लिए सिर्फ पॉजिटिव एरिया आएगा। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी अल्फा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 90 से कम। 90 से अगर कम है तो देखो आपके पास ये पूरा का पूरा एरिया है, दिस वन। ये एवरेज वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्फा बढ़ाओगे तो क्या होगा? एरिया कम होगा, ठीक है बात है। ये आपके पास हुआ। इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू जो पीक वैल्यू दिख रहा है, इसमें वीएम आएगा क्या कभी? नहीं सर, वीएम तो पहले ही जा चुका है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी अल्फा की वैल्यू 90 से ज्यादा होता है, पीक वैल्यू कभी वीएम नहीं होता है। पीक वैल्यू क्या होता है? वीएम साइन अल्फा, कंसेप्ट। और अल्फा का 90 से कम है तो भैया वीएम तो हमेशा ही आएगा। वीएम क्या आएगा? हमेशा आएगा। अल्फा अगर इसके पहले है तो अभी बढ़ेगा ना वीएम तक। अब आप यही पे इसको कंडक्ट किए तो वीएम तो जा चुका था, उसके बाद साइनसोइडल सिग्नल आप यहां पे कंडक्ट कर रहे, वीएम तो भैया 90 पे जा चुका था, आप 150 पे कंडक्ट कर रहे, कहां से वीएम आएगा? तो पीक वैल्यू इज द वीएम साइन अल्फा, इज अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
2005 IIT बॉम्बे, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया इतनी सी छोटी सी चीज पे। किसी को पहले डाउट इसमें? तो आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस पता हो कि यार अल्फा की वैल्यू कम और ज्यादा पे सर इतना कैसे फोकस कर रहे हैं कि कम और ज्यादा होने से क्या आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट चेंज होगा? नहीं, मैथमेटिक्स रिजल्ट चेंज नहीं होगा। हाँ, एरिया कम ज्यादा हमको दिख रहा है, अगर मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई करूँ और मैं सॉल्व करना चाहूँ तो फॉर्मूले में तो वही आएगा। गुड कंसेप्ट। पीक इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? ऑलवेज वी एम साइन अल्फा फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा 180 से ज्यादा देके कोई थोड़ी कुछ भी कुछ करेगा। अल्फा 180 से ज्यादा दे दोगे तो फिर आप जो ट्रिगरिंग सिग्नल है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में थोड़ी दोगे, कंडक्ट ही नहीं करेगा कभी फिर तो डिवाइस। ये अब आपके पास पता है डिवाइस ऑन कब हुआ था? अल्फा पे। डिवाइस ऑफ कब हुआ? पाई पे। पता आपके पास ये अल्फा है, ये क्या है बताइए, ये क्या है? बीटा है। तो क्या हुआ ये? पाई। ये बताइए रिजल्ट क्या हुआ? बीटा माइनस अल्फा। इसका मतलब कंडक्शन जो एंगल है गामा वो कितना होता है? बीटा माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू कितना है? रजिस्टर में पाई होता है, तो पाई माइनस अल्फा। जब डायोड था तो अल्फा 0 था तो सिर्फ पाई था। अभी अभी कितना है? पाई माइनस अल्फा। बीटा इज पाई इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड। गामा को क्या लिखूं मैं? ओमेगा टी सी स्टार। तो कंडक्शन टाइम की वैल्यू कितना हो गया? पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा सेकेंड। अगर आपको इसको सर अनकंट्रोल में ले जाना है, डरने की क्या बात है यार, अल्फा 0 पुट कर दो, डायोड में थोड़ी फायरिंग एंगल होता है, तो पाई अपॉन ओमेगा आ जाएगा। द कंडक्शन टाइम। गामा बीटा माइनस अल्फा तो लिख के रखे थे। इसमें किसी को इशू? जब डायोड में हम बात करते हैं, एसी बंद कर दिया, एसी बंद कर दें। जब हम डायोड की बात करते थे आपके पास, तो हम कंडक्शन टाइम की बात वहां पे भी करते थे, कोई बात ही नहीं है। अलग बात है कि वो आसान इसलिए था क्योंकि अल्फा तो हमेशा 0 था वहां, भले चाहे आरई लोड में θ1 जरूर आ गया था, लेकिन इन जनरल तो फिर अल्फा की वैल्यू 0 था। बीटा तो हमेशा आता था, अभी भी बीटा है, ठीक है। तो टी सी का कंडक्शन टाइम तो है। एक जो सबसे पॉपुलर जो टर्मोलॉजी जब हम थायरिस्टर की बात करते हैं पूरे रेक्टिफायर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, सप्लाई पावर फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, उसी की टक्कर का एक इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी सर्किट टर्न ऑफ टाइम। अभी आउटपुट वोल्टेज वगैरह नहीं निकाल रहा, तो निकाल ही लूंगा यार, तो क्योंकि फिर क्लास भी अब खत्म होने वाली है, तो फिर मैं बोला कि पहला टर्म जो है ना, इसको मैं पहला टर्म लिख दिया, कंडक्शन एंगल। मतलब मैं आउटपुट वोल्टेज से स्टार्ट नहीं किया, एवरेज ये पहला लिखा, कंडक्शन टाइम। एवरेज आउटपुट वोल्टेज पहला होता है अपना, नहीं लिखा यार, टाइम और सबको देखते हुए एवरेज आउटपुट वोल्टेज मतलब कंडक्शन टाइम लिखा, पहला ही टर्म। कंडक्शन एंगल है गामा, एंगल बोलता हूं मैं गामा को। टीसी स्टार क्या है? कंडक्शन टाइम। तो कंडक्शन के बाद क्या बोल रहा हूँ बहुत मैटर करता है, एंगल बोलूंगा तो गामा और टाइम बोलूंगा तो टीसी स्टार। मैं बोल रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी क्या होती है, टक्कर का जैसे सप्लाई पावर फैक्टर होता है, सेकंड नंबर पे डाल दिया। तो क्या होता है? सर्किट टर्न ऑफ टाइम। और आप पावर टाइम्स का भी लाइफ में पढ़े होंगे तो ये बड़ा ही आप देखे होंगे कि इसको लोग बहुत वैल्यू देते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी सर्किट टर्न ऑफ टाइम। The time duration for which device will be off because of the reverse bias. The time duration for which SCR will be off, ऐसा लिख देते, डिवाइस की जगह SCR लिख देते। The time duration for which SCR will be off due to reverse blocking state.
is referred as circuit turn off time. Is referred as circuit turn off time. The time duration for which SCR will be off due to reverse bias state. रिवर्स बायस या रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट बोलो, एक ही बात है रिवर्स बायस में. रिवर्स बायस स्टेट और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो भी लिखना है, इज रिफर्ड एज सर्किट टर्न ऑफ टाइम. अब बता आपके पास दो चीजें हैं. अभी तक हम कंडक्शन टाइम की बात करते थे, अब सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करेंगे. इसमें बता आपके पास ये भी ऑफ है. ये क्या है आपके पास ऑफ है. ये क्या है ऑफ है. बट ये किसके कारण ऑफ है पता है. ये FBM है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. ये क्या है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. ये क्या है ये वाला रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. ये जो दिख रहा है आपके पास ये वाला. एक इंटरेस्टिंग चीज है कि थारिस्टर वोल्टेज में जब भी आप देख रहे, देखो जब जीरो है तब तो फॉरवर्ड कंडक्शन है. यहां पे क्या है FCM. तीन ही तो मोड होते हैं थारिस्टर में. तो थारिस्टर वोल्टेज में सब कुछ है. ये अल्फा से लेके पाई FCM है, जिसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बोलते हैं. तभी तो 0 वोल्ट है यार. और ये क्या डिफाइन करता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. कंडक्शन टाइम. IIT के प्रोफेसर को कंडक्शन टाइम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं. एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करो, उनको इंटरेस्ट है इसमें. तो हम यहां तक पहुंचे अभी. अब मैं बोल रहा हूं देखो, ये तो ऑन वाला टाइम है, ऑफ वाला और भी है. ये क्या लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. ये क्या लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. ये क्या लिखा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. अब क्या है कि अगर मैं बोलूं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए कि पॉजिटिव एरिया या पॉजिटिव रीजन ऑफ थारिस्टर वोल्टेज रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा हूं. पॉजिटिव रीजन और पॉजिटिव एरिया ऑफ थारिस्टर वोल्टेज. पहला पॉइंट, पॉजिटिव एरिया और पॉजिटिव रीजन ऑफ थारिस्टर वोल्टेज रिप्रेजेंट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, पॉजिटिव एरिया और पॉजिटिव रीजन ऑफ थारिस्टर वोल्टेज रिप्रेजेंट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. उसी का सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव एरिया और नेगेटिव रीजन ऑफ थारिस्टर वोल्टेज. नेगेटिव एरिया और नेगेटिव रीजन ऑफ थारिस्टर वोल्टेज रिप्रेजेंट रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. नेगेटिव एरिया और नेगेटिव रीजन ऑफ थारिस्टर वोल्टेज रिप्रेजेंट रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. रिप्रेजेंट रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. दोनों पॉइंट लिखे अच्छे से अपन. तो थारिस्टर वोल्टेज में जब भी कोई पॉजिटिव आपको कोई एरिया दिख रहा है, और एक देखो तीन चीजें इसमें, पॉजिटिव एरिया, नेगेटिव एरिया और एक जीरो. जीरो की बात नहीं कर रहे यार, जीरो तो होगा ना जब कंडक्ट करेगा. ठीक है, तो अपन पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें. वैसे तो तीन है इसके पास, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जीरो भी है, जिसको फॉरवर्ड कंडक्शन लिख के रखे हुए, जो कि ये कंडक्शन टाइम डिफाइन भी कर चुका गया. ये अभी अगले की बात चल रही. मैं बोल रहा पॉजिटिव एरिया का क्या मतलब हुआ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. नेगेटिव एरिया का क्या मतलब हुआ नेगेटिव एरिया का क्या मतलब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. थर्ड पॉइंट जब लिख ही रहे तो, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्किट टर्न ऑफ टाइम. रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्किट टर्न ऑफ टाइम. रिवर्स ब्लॉकिंग मोड is responsible for circuit turn off time. Reverse blocking mode is responsible for circuit turn off time. मतलब आपके पास ये है, आपके पास ये दो रीजन, दिस वन, ये ओमेगा T1 है जिसकी वैल्यू है पाई. ये ओमेगा T2 है जिसकी वैल्यू है ओमेगा T2 जिसकी वैल्यू है 2 पाई. और यहीं पे आपके पास थारिस्टर वोल्टेज नेगेटिव था. ये जो रीजन है इसको ओमेगा TC बोलते हैं, स्टार नहीं, ओमेगा TC. तो ओमेगा जो TC है आपके पास पता है ओमेगा TC की वैल्यू कितना है. ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1. ओमेगा T2 कितना है 2 पाई, ओमेगा T1 है पाई. तो ओमेगा TC की वैल्यू कितना हो गया पता है, दोनों के बीच का डिफरेंस. अरे 2 पाई और पाई, ये ओमेगा TC की वैल्यू हो गया. तो TC की वैल्यू कितना आ गया पाई अपॉन ओमेगा सेकेंड. पता है इस TC को सर्किट टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं. तो मेरे पास दो टर्म हो गए, एक TC स्टार. तो TC स्टार मैं बोल रहा हूँ, ये अपना स्टाइल है. TC स्टार मतलब कंडक्शन टाइम और TC मतलब सर्किट टर्न ऑफ टाइम. दिस द फिगर. यहां से स्टार्ट रिवर्स बायस, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. SP स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड.
ये EP एंडिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दोनों के बीच का डिफरेंस ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम ओमेगा टी सी, ओमेगा T2 2 पाई, ओमेगा T1 पाई है, दोनों के बीच का डिफरेंस सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो मेरे को ये चाहिए कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो कंडक्शन टाइम और सर्किट टर्न ऑफ टाइम का डिफरेंस क्लियर है। यहाँ पे ये यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास ये ओमेगा TC स्टार है और ये ओमेगा TC, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, भैया ये है ओमेगा TC, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या थी, स्पेस नहीं हुआ तो मत बनाना, ये था सर ओमेगा TC स्टार। तो ये है सर ओमेगा TC स्टार जिसमें थायरिस्टर वोल्टेज 0 है, ये वो रीजन है जिसमें थायरिस्टर वोल्टेज नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव होता है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पता है डायोड में कोई सर्किट टर्न ऑफ टाइम टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करता, वहां पे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, अरे वहां तो होता ही यार रिवर्स बायस तो, पर डायोड में कोई सर्किट टर्न ऑफ टाइम ना पूछा, ना कोई देखा, ना कोई सुना होगा। अगर उसकी स्टोरी में जाए तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हम क्यों डायोड में बात नहीं करते सर्किट टर्न ऑफ टाइम की, हम मतलब कोई भी बात नहीं किया होगा आज तक किसी भी जगह पर, जबकि रिवर्स बायस तो वहां पे भी होता है, तो लोग थायरिस्टर में ही क्यों बात करते हैं। ठीक है, इस बात को छोड़ देते हैं आपके लिए, कल बताऊंगा नहीं, कभी नहीं बताऊंगा, आपके लिए छोड़ देते हैं। इसको बताऊंगा मैं कम्यूटेशन जब पढ़ाऊंगा, तो कम्यूटेशन मतलब कम्यूटेशन टेक्निक जब पढ़ाऊंगा, रेक्टिफायर खत्म हो जाएगा तब, तो आपके माइंड में घूमते रहना चाहिए कि डायोड में सर्किट टर्न ऑफ टाइम, डायोड का भी तो यही होगा पाई, डायोड अगर मैं बोलूँ डायोड का सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, तो यही तो हो गया, रिवर्स बायस का फिगर तो यही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि रिवर्स सर्किट टर्न ऑफ टाइम आज तक आप सुने नहीं, आप सर्च कर लो कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि डायोड में ये टर्मिनोलॉजी जब इतनी पॉपुलर है थायरिस्टर में तो क्यों नहीं होता, आंसर तो यही पाई अपॉन ओमेगा, क्यों नहीं है, नहीं ठीक है, अलग बात है कि खोज नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि सर आप बोले थे कम्यूटेशन टेक्निक में बताएंगे करके, नहीं ठीक है। इसमें किसी को डाउट इस वाले चीज में, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आज के बाद सर्किट टर्न ऑफ टाइम का वैल्यू उतना ही रहेगा जितना सप्लाई पावर फैक्टर का रहेगा, बात बराबर, दोनों का मतलब इक्वल डिस्कशन, ठीक है, वेटेज वाइज भी। डेफिनेशन क्लियर जो लिखे हम लोग डेफिनेशन, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।